हेलो बच्चों, कैसे हो। आई होप एवरीवन इज फाइन, फिट, जबरदस्त, जिंदाबाद। सारे बच्चे पढ़ रहे हैं और पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि रिजल्ट आना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए बच्चों, समय ना वेस्ट करने के बाद वीडियो को अंत तक देखेंगे ताकि पूरी की पूरी कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो गई है इस टॉपिक के ऊपर। पिछले क्लास में हम लोगों ने एरोमेटिसिटी स्टार्ट की थी। हम लोगों ने आइडेंटिफिकेशन कर लिया था बच्चों, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, ये सब चीज़ों के लिए। अब मेन चीज़ ध्यान से सुने। अभी हम लोग जो टारगेट करने वाले हैं आज के क्लास में, ये थोड़ा आज का क्लास थोड़ा लंबा क्लास होगा क्योंकि इसमें ब्रेकिंग नहीं हो सकती। इसमें बहुत सारी चीज़ हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहले स्टार्टिंग में करते हैं बच्चों, आज समय ना वेस्ट करने के बाद पहला टॉपिक है क्वाजी एरोमेटिक कंपाउंड्स। ऐसे कंपाउंड्स जो स्टार्टिंग में एट स्टार्ट दे आर नॉन एरोमेटिक but after some shift they become aromatic। मतलब स्टार्टिंग में ऐसे मॉलिक्यूल्स हमेशा नॉन एरोमेटिक वगैरह चीज के हिसाब से रहते हैं, लेकिन इसके बाद थोड़े बहुत रिएक्शंस करने के बाद या कभी कभी चेंज होने के बाद ये क्वाजी एरोमेटिक बन जाते हैं। ऐसे ही सिस्टम्स को हम लोग क्या बोलने जा रहे हैं बच्चों? क्वाजी एरोमेटिक कंपाउंड्स। जैसे माने के लिए अगर आप ध्यान से देखें तो पहला क्वेश्चन मैं ऐसा दे देता हूँ, तो देखने से तो ये क्या बन जाएगा समझ में ही नहीं आता। क्या ये प्लानर है, एरोमेटिक है, नहीं है, थोड़ा कंफ्यूजन हो जाती है। आपको क्या करना है, इस पाई बॉन्ड को यहाँ तोड़ना है। रेजोनेंस करने के बाद तोड़ते ही आपको मिल जाएगा यहाँ एक O माइनस और यहाँ एक प्लस। ठीक है, तो क्या ये मॉलिक्यूल एरोमेटिक है? हाँ, ये मॉलिक्यूल एरोमेटिक है। तो इसका मतलब ऐसे सिस्टम्स को हम लोग नाम क्या देंगे? क्वासी एरोमेटिक। तो पक्का ये चीज रहना चाहिए बच्चों कि स्टार्टिंग में तो दिखने में नहीं लगता है, लेकिन बाद में ये एरोमेटिक बन जाती है। ऐसे चीजों को हम लोग क्या बोलने जा रहे हैं बच्चों? क्वाजी एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो आई होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड द बेसिक कंसेप्चुअल पॉइंट। अभी इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस वगैरह करेंगे, तो चलिए नोट कर लीजिए चीजों को। ये पहला एग्जांपल ही मान लीजिए, ये वाला पहला एग्जांपल ही मान लेते हैं। तो पहले मैंने क्या किया, यहाँ पर पाई बॉन्ड मैंने तोड़ दी बच्चों। तोड़ने के बाद मेरे को एक डबल बॉन्ड मिल चुका है। ऑलरेडी यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज हो चुका है और इस पॉजिटिव चार्ज आने के कारण ये वाला पार्ट एरोमेटिक था, इसीलिए ऐसे मॉलिक्यूल्स को क्वासी एरोमेटिक बोल सकते हैं। हम लोग स्टेबिलिटी के ऊपर भी हम लोग बहुत सारी चीज डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों, तो स्टेबिलिटी हम लोग बहुत ज्यादा डिटेल्स में पढ़ेंगे। चलिए दूसरा मॉलिक्यूल ट्राई कर लेते हैं बेटा। क्वेश्चंस बहुत ज्यादा करने हैं, प्रैक्टिस करते करते ऑर्गेनिक में हाथ बहुत जबरदस्त बन जाती है। अब एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, तो ऐसे पाई बॉन्ड को फिर से शिफ्ट करके देखो क्या हो रहा है। ठीक है, ऐसे था O माइनस और यहाँ पर क्या आ चुका है? प्लस चार्ज। अब पिछले क्लास के अगर आपको एक्सपर्टीज आ गई तो ये चीज बन चुकी है एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। ये चीज बन चुकी है एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। तो कभी कभी ऐसे बॉन्ड्स भी, ऐसे सिस्टम भी दिया जा सकता है। आपको ये कंफर्मेशन लेना है बेटा कि पाई मूवमेंट के बाद ये चीजें कहाँ तक उपलब्ध होंगे। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं बच्चों। आपको मान लीजिए मैंने ऐसे कोई एक कंपाउंड मैंने दे दी, ऐसी कोई एक कंपाउंड मैंने दे दी और फिर मैंने आपको पूछा बच्चा बताओ ये एरोमेटिक है एंटी एरोमेटिक। आप कुछ नहीं करोगे, आपको मैंने याद दिलवाया है ऐसे सेक्शन में आपको पाई बॉन्ड तोड़ना है। तोड़ने के बाद आपको क्या मिलेगा बच्चों? आपको स्ट्रक्चर कुछ ऐसे ही मिलने वाला है, O माइनस, इधर प्लस चार्ज, डबल डबल डबल। अब पक्का से अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर भी ये वाला जो सिस्टम है ये एरोमेटिक बन चुका है। इसका मतलब स्टार्टिंग वाला मॉलिक्यूल भी एरोमेटिक था। इनफैक्ट इट इज नोन एज क्वाजी एरोमेटिक। हालांकि क्वाजी एरोमेटिक वर्ड इतना नहीं आता, फिर भी एरोमेटिसिटी चेक करना जरूरी है। ठीक है, ऐसे मॉलिक्यूल्स को कॉमनली ट्रोपोलोन बोला जाता है। इस मॉलिक्यूल को ट्रोपोलोन बोला जाता है। ठीक है, ये वाला क्लियर है? चलो आगे कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। आपको कुछ क्वेश्चंस वगैरह देता हूँ, आप ट्राई करो। मान लीजिए मैं बहुत सारा क्वेश्चंस लेके आया हूँ आपके लिए। अब ये वाला पकड़ो, ये वाला पकड़ो,
तो ये 3 क्वेश्चन दिए हैं, फटाफट आप वीडियो को पॉज करें और तुरंत ट्राई करें बच्चों। ट्राई कर लिया होगा शायद, मैंने आपको पूछा ही है। तो यहाँ पाई बॉन्ड तोड़ने के बाद आपको नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलने वाला है। इधर NH के ऊपर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव। क्या ये मॉलिक्यूल एरोमेटिक है? हाँ सर ये एरोमेटिक है। तो ऑब्वियसली ये मॉलिक्यूल भी एरोमेटिक होता है। पूरा नाम तो क्वासी एरोमेटिक है, लेकिन ये वाला डेफिनेटली एरोमेटिक होगा। फिर से आप तोड़ के देखो। अब बहुत बच्चे पूछेंगे सर यहाँ आपने क्यों नहीं तोड़ा? बच्चों मैंने आपको पढ़ाया था कि रेजोनेंस करते समय अगर ऐसे डबल बॉन्ड का सिस्टम कंजुगेशंस पे है, आपको एक काम करना जरूरी है, आप वहां तोड़ोगे जहां सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस ज्यादा होगी। यू हैव टू ब्रेक द पॉइंट वेयर योर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज द हाईएस्ट। तो इसके हिसाब से आप फिर से ट्राई करो ये क्वेश्चंस। तोड़ते ही आपको यहाँ पर नाइट्रोजन के ऊपर माइनस चार्ज आ गई, यहाँ प्लस चार्ज। तो ये चीज क्या बन गया है बेटा? एंटी एरोमेटिक। ठीक है, फिर से इसको तोड़ो बेटा। तोड़ते ही आपको क्या मिलेगा? आपको कुछ इस तरह मिलेगा NH माइनस, और इधर क्या मिल जाएगा? प्लस चार्ज। ऐसे कंपाउंड्स क्या होंगे? ये एरोमेटिक होगा, तो डेफिनेटली ओरिजिनल मॉलिक्यूल भी आपका एरोमेटिक होंगे। क्या सारे बच्चों का क्लियर है? क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे बच्चों, जब तक आपकी पूरी क्लियरिटी ना आ जाए तब तक मैं करवाते रहूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट कौन सा नंबर होगा यार? क्वेश्चन नंबर 6 हो गया थी, सही है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। 7 पे मैं आपको दे रहा हूं, देखो जितना हो सके, एक बीच में बात बता दो, जितना हो सके आप चीजों को एरोमेटिक बनाना सीखें। जितना हो सके आप चीजों को एरोमेटिक बनाना सीखें, वो ज्यादा बेटर होती है आपके लिए। ठीक है, 7th वाला ये हो गया, 8th वाला ये दे दी मैंने। 9वीं क्वेश्चन आपको ये बात ट्राई करो, वीडियो को पॉज करने के बाद ट्राई करो। आई होप एवरीवन इज ट्राइड अ बिट। ठीक है, तो यहाँ मैं तोड़ के देखता हूँ बेटा। यहाँ पर अब यहाँ पर क्या है, ऐसे तीनों रिंग्स में देखिए हर केस में आपको कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन ही मिलेगा। तो आपको थोड़ा यहाँ पर डिग्निफाइड वे में अपने थोड़ी दिमाग लगानी है पहले से। मैं फिर भी ट्रिक बता देता हूँ, आप दोनों तरह की ट्राई करके देखना। अगर कहीं पे आपको एरोमेटिक मिल जाए तो वो गारंटीड एरो मिलेगा। इज इट क्लियर? आप वैसे ही तोड़ोगे कि हो सके तो वो एरोमेटिसिटी ज्यादा पक्का से पक्का बन सके। ठीक है, अगर ऐसे थोड़ा, अब हम लोगों का स्ट्रक्चर कैसे बनेंगे? यहाँ CH2 माइनस हो जाएगी बच्चों, और इधर प्लस। ये क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूल एरोमेटिक। यहाँ इसको फिर से तोड़ोगे, यहाँ पर आपका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? यहाँ डबल डबल, इधर CH2 माइनस और ये हो जाएगा प्लस। तो ये क्या हो जाएगा? एंटी एरोमेटिक। समझ में आ रहा है बेटा? यही सबसे बड़ी गलती है, यही सबसे बड़ी गलती है। बच्चों को यही सिखाया जाता है कि आप एक तरफ से तोड़ दो। नहीं, मैंने बताया था कि आपको ऐसे तोड़ना है कि आप हो सके तो एरोमेटिक कैरेक्टर बनाओ। तो ऐसे नहीं होंगे, इसका अलग पैटर्न होगा, मैं दिखाता हूं। अगर इस सिस्टम में आपने ऐसे मूवमेंट ना करते हुए, मान लीजिए ऐसे मूवमेंट ना करते हुए आपने उल्टा तोड़ा, तो उल्टा तोड़ने के बाद आपका स्ट्रक्चर कैसे आएंगे? इधर इस बार होगा प्लस चार्ज। अब ये तो एरोमेटिक है, तो इसका मतलब क्या कंफर्म हो गया बेटा? अगर ये एरोमेटिक है मतलब ये भी आपका एरोमेटिक होगा। सो ट्राई टू ब्रेक द बॉन्ड। हम लोग हमेशा ट्राई करेंगे टू ब्रेक द बॉन्ड सो दैट इट बिकम्स एरोमेटिक इफ पॉसिबल। अगर पॉसिबल है तो हम लोग ऐसे तोड़ेंगे ताकि वो एरोमेटिक बन जाए। पूरा क्लियर है? चलिए अब लास्ट वाला ट्राई करते हैं बच्चों। लास्ट वाला को ऐसे ही तोड़ेंगे, वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा? यहाँ पर आ जाएगी CH2 माइनस, यहाँ प्लस आएंगे, और ये पक्का क्या है बच्चों? आपको थोड़ा एक्सपीरियंस भी हुआ होगा कि ये भी आपकी एरोमेटिक होंगे, तो ये भी आपका एरोमेटिक ही था। क्या सारे बच्चों का क्लियर हो रहा है अभी कैसे तोड़ना है? इज इट क्लियर? बीच वाला क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बहुत बच्चे इस पर एंटी एरोमेटिक लिख के छोड़ जाएंगे बेटा। एंटी एरोमेटिक नहीं होंगे, यहाँ पर होंगे आपके एरोमेटिक। ठीक है, चलिए
अगला केस बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग मतलब मैं आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाता हूं। ऐसे केसेस में बच्चे फंस जाते हैं। इस मॉलिक्यूल का नाम एज्यूलिन है, ठीक है, इस मॉलिक्यूल का नाम एज्यूलिन है। Now this एज्यूलिन इज एरोमेटिक और नॉट, इसको ढूंढना बहुत दिक्कत होती है। ये कॉन्जॉइंट मल्टीपल साइक्लिक रिंग के केसेस हैं, ठीक है। ये वाला कौन सा एग्जांपल है बेटा? ये कॉन्जॉइंट मल्टीपल साइक्लिक रिंग के केस, मल्टीपल साइक्लिक रिंग केस। ऐसे केसेस में हमको बहुत ध्यान से कोशिश करना पड़ेगा सॉल्व करने के लिए। तो कैसे करेंगे, ट्रिक बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। हर जगह मेरा ट्रिक काम नहीं करता, लेकिन जहां काम करता है बहुत जबरदस्त काम करता है। तो यहाँ डॉन के ट्रिक क्या है? सो डॉन्स ट्रिक इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस पर्टिकुलर केस। कैसी है इंपॉर्टेंस? तो ये जो बीच वाला, इन दोनों रिंग को बीच वाला कहां पर आपको तोड़ना है? ये वाला पाई बॉन्ड आपको खा जाना है, सॉरी सिग्मा बॉन्ड आपको खा जानी है। आपका स्ट्रक्चर देखने में कैसा लग जाएगा? कुछ ऐसा बन जाएगा, ऐसे 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 और ऐसे। अभी आपको यही चीज कैलकुलेट करना है खाली बच्चों, अभी आपको यही चीज कैलकुलेट करना है कि क्या यहाँ पर 10 पाई इलेक्ट्रॉन है या नहीं, और कुछ नहीं देखना है। तो यहाँ 2, यहाँ 4, यहाँ 6, यहाँ 8 और यहाँ 10। सो वी गॉट 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स। और अगर 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ये पक्का क्या है? एरोमेटिक कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब एज्यूलिन विल also be aromatic। क्या ये सारे बच्चों का समझ में आया? क्या ये सारे बच्चों का समझ में आया? मैंने क्या बोली, पूरी की पूरी क्लियर है? तो ऐसे हम लोग डिसाइड करते हैं इन केस ऑफ एज्यूलिन, ठीक है। तो पूरा लिख लीजिए बच्चों ये वाला ट्रिक पॉइंट, कि कभी भी अगर ऐसा आपको मिले कि अगर गलती से आपका स्ट्रक्चर कुछ अलग उलट पुलट जैसे लग रहा है, आपको थोड़ी दिक्कत भी लग रही है, तो इस पॉइंट में ज्यादा ना सोचें, एकदम आराम से सोचें। मल्टीपल साइक्लिक रिंग्स में बीच वाला बॉन्ड जो सब चीज के साथ आप तोड़ के देखो, कोई एक ऐसा बीच वाला मल्टीपल साइक्लिक रिंग के केस में तोड़ के देखो जहां पर आपकी पक्की एक बात गारंटी है, तोड़ने के बाद आप चेक करो, देखो ये ओरिजिनल स्ट्रक्चर नहीं है, दिस इज जस्ट अ ट्रांसफॉर्मेशन, दिस इज अ ट्रांसफॉर्म्ड स्ट्रक्चर, दिस इज अ ट्रांसफॉर्म्ड स्ट्रक्चर, ठीक है, इट इज अ ट्रांसफॉर्म्ड स्ट्रक्चर। तो ऐसे केसेस में बच्चों आपको पक्का पक्का एज्यूलिन से कन्वर्जन हो जाएंगे, ठीक है। पूरा क्लियर है? लिख लीजिए बच्चों। अगला क्वेश्चन के ऊपर मैं एक बार देता हूँ, आप ट्राई करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो जैसे क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा ट्रिकी है, ऐसे थोड़े टफ क्वेश्चंस भी आते हैं, बहुत बच्चों का यहाँ पर भी प्रॉब्लम हो जाता है। मान लेंगे कि ऐसे क्वेश्चन दे देते हैं, यहाँ पर थोड़ी फंस जाते हैं बच्चे। क्यों फंसते हैं मैं बताता हूँ, सुनो। आपको अभी मल्टीपल कॉन्जॉइंट रिंग बनाया मैंने, तो आप वहाँ तोड़ोगे भाई, यहाँ रेजोनेंस ऐसे कर लोगे ताकि वहाँ पर जहाँ पर जो मेन कनेक्टेड कार्बन एटम्स है, जो दो रिंग के बीच में जो कार्बन एटम्स है, उसके ऊपर पाई बॉन्ड नहीं होना चाहिए। जैसे इस केस में देखो, पिछले वाले केस में ध्यान से देखिए, यहाँ पर देयर वाज नो पाई बॉन्ड, देयर वाज नो पाई बॉन्ड, ठीक है। लेकिन इस केस में बच्चों आपके पास एक पाई बॉन्ड है, आप तो फंस चुके हो। सो इट इज डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई फ्रॉम हियर, इट इज डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई। तो हाउ वी विल मेक इट इजी फॉर अस टू आइडेंटिफाई? आप एक काम करो, हो सके तो रेजोनेंस कर लो, चांस मार के देखो कि रेजोनेंस कर लेते हैं। चलो रेजोनेंस कर लेते हैं। अगर रेजोनेंस करें तो ये यहाँ पर, ये यहाँ पर और ये यहाँ पर आ जाएगा। आपका थोड़ा स्ट्रक्चर मॉडिफिकेशन हो के बच्चों, आपका स्ट्रक्चर देखने में कुछ ऐसे ऐसे और ऐसे लग जाएगा। अब आप थोड़ा ध्यान से देखो, क्या इस सेक्शन में इज देयर एनी पाई बॉन्ड? नो पाई बॉन्ड, देयर इज नो पाई बॉन्ड। अगर पाई बॉन्ड नहीं है तब आप तोड़ सकते हो। तो यहां तोड़ दीजिए। तोड़ने के बाद आपका अगला स्ट्रक्चर कैसे होगा, आप रिमूव करके देखो, ट्रांसफॉर्म स्ट्रक्चर कैसा होगा, ऐसा बनेगा, करेक्ट। बनाने के बाद आपको यहां 1 2 3 4 मिले। अब आप पाई इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करो, 2 4 6 8, सो देयर आर 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स। और अगर 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ध्यान से सुनिए बच्चों, अगर आपके पास 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, आप बहुत ही आराम से कुछ चीजों को सॉल्व करना। कैसे मैं बताता हूं, ध्यान से सुन ले।
8 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये पक्का क्या बन जाएगा, एंटी एरोमेटिक, ठीक है। लेकिन अगर ये एंटी एरोमेटिक है तो ये भी आपका क्या बन जाएगा बच्चों, एंटी एरोमेटिक। हालांकि इस मॉलिक्यूल को मैं फिर से ड्रॉ साइड में करके दिखाता हूं आपको। बहुत बच्चों में एक बड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है, गलती कर बैठते हैं। गलती मैं दिखाता हूं क्या, ये बच्चे देख के बोल देंगे सर इधर एक बेंजीन रिंग है, बट यहां बेंजीन रिंग काम नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि बच्चों मैं उल्टा तरफ से दिखाता हूं। इधर देखो यहां पर एक एंटी एरोमेटिसिटी भी है। कैसे? डबल, सिंगल, ये डबल, ये तो कॉन्जॉइंट में है। तो इसीलिए बच्चे यहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस वाले टुकड़ा में अगर ये सिर्फ मैं जहां ग्रीन ग्रीन करके मार्क कर रहा हूं, ये जो दो पाई बॉन्ड्स है इसमें तो एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर है सर। और इस तरफ से आप देखो येलो वाले सेक्शन पे, यहाँ पर तो आपके पास कंप्लीटली बेंजीन रिंग है। आप फंस चुके हो बच्चों ऐसे करने के लिए। तो ऐसे सिचुएशन में एकदम टेंशन ना लें आप। हो सके तो कॉन्जॉइंट रिंग में जो है, जो मेन पॉइंट जो दो बार बार बोल रहा हूँ बेटा, हाँ 2 कार्बन रिंग्स है, उसके साथ आप रेजोनेंस करके देखो। अगर बन गया तो बन गया, सही है। अगर नहीं है तो छोड़ ही दो, उसके बाद तो नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये वाला स्पेशल केस भी मैंने डिस्कस कर दी। बहुत बच्चों का यहाँ पर भी गलत होता है। एक और ट्राई करते बेटा। क्वेश्चन तो आज जबरदस्त करेंगे, मेरा काम ही क्वेश्चंस को डिस्कस करना है। आराम से ड्रॉ कर लीजिए बच्चों। एक बार आप सीख गए आपको पक्का क्लियर हो जाएंगे। अब क्या करोगे? अब ध्यान से देखो, मुझे बताओ, क्या आप सारे सिस्टम्स को तोड़ोगे, नहीं तोड़ोगे, क्या करोगे? बोलो, डिसाइड कर लिया आपने? अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको ट्रांसफॉर्म करने वाला हूँ। ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए मैंने ये वाला पैर नहीं है, तोड़ दो। यहाँ पर भी नहीं है, तोड़ दो। यहाँ पर भी नहीं है, तोड़ दो। ये तीनों तोड़ दीजिए। तोड़ने के बाद आपका जो नया स्ट्रक्चर आएगा, आपका जो नया स्ट्रक्चर आएगा वो कुछ ऐसे होंगे, पक्का। तो यहाँ एक पाई, यहाँ पाई, यहाँ भी एक पाई, सॉरी यहाँ पर एक पाई, यहाँ पर एक पाई, यहाँ पर एक पाई और यहाँ पर एक पाई। मिल गया, बन गया ये स्ट्रक्चर। मैंने खोल दिया। दिस इज अ ट्रांस, मैं बार बार बताऊँ, ये ओरिजिनल स्ट्रक्चर नहीं है, ये है ट्रांसफॉर्म्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। ये एक ट्रांसफॉर्म्ड स्ट्रक्चर है। अगर ये ट्रांसफॉर्म स्ट्रक्चर है, फिर से हम कैलकुलेट करते हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12 पाई इलेक्ट्रॉन्स। मतलब ये क्या बन जाएगा बच्चों? एंटी एरोमेटिक। क्या आपको समझ में आ रहा है? क्या आपको समझ में आ रहा है मैंने क्या पढ़ा है? अगर कॉन्जॉइंट है और बिना रेजोनेंस का भी आप आराम से, यहाँ पर पूरा सिग्मा 1 चल रहा था बेटा, कोई पाई बॉन्ड नहीं थी इस बार कॉन्जॉइंट कार्बन्स में, तो ऑब्वियसली क्या बन जाएंगे बच्चों? क्या बन जाएंगे बोलिए? तीनों साइक्लिक केसेस में बहुत आराम से ये एंटी एरोमेटिक बन जाएगा। उठा के फेंक दो, आपको तुरंत यहाँ मिलना तय है, ठीक है। आई होप एवरीवन इज क्लियर। ये मच्छर मेरा दोस्त है, आते रहते यार, पता नहीं। चलिए अगला पॉइंट, एक और क्वेश्चन। ये वाला आप नोट करें, तब तक मैं दूसरा वाला क्वेश्चन भी आपको डाल लेता हूँ। ये बहुत ही फेमस सी मॉलिक्यूल है बेटा। इसकी कॉमन नाम पाइरीन है। ओके, ये कॉमन नेम इसका एक पाइरीन है, ठीक। तो यहाँ है, ऐसा है स्ट्रक्चर। सोचो अभी क्या करना है। सोचो सोचो सोचो, सारे बच्चे सोचिए, आराम से सोचिए। अभी आपका क्या काम था? ये वाला थोड़ा टफिकल क्वेश्चन हो सकता है थोड़े के लिए, मैं दिखा देता हूँ। आपका काम क्या था? थोड़ा ध्यान से देख ले, समझ ले, पूरा परख ले अपने आप को। आपका काम था ये वाला टुकड़ा तोड़ना, ये वाला टुकड़ा तोड़ना, ये वाला टुकड़ा तोड़ना, लेकिन आप नहीं तोड़ पाए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप ये वाला टुकड़ा ऐसे हवा में तो नहीं तोड़ सकते, ये वाला भी हवा में नहीं तोड़ सकते, तीनों को एक साथ तोड़ना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है? देयर इज अ पाई बॉन्ड। So can we break it? No, we can't break it. There is a pi bond, we can't break it. अब क्या होगा सर? अब होगा कुछ नहीं बेटा, होगा यही कि आप इसको तोड़ तो नहीं सकते, तो आपको बाहर से जो है वही कैलकुलेट करना पड़ेगा। मतलब यहाँ 2, यहाँ 4, यहाँ 6, यहाँ 8, यहाँ 10, यहाँ 12, यहाँ 14,
मतलब 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज मॉलिक्यूल इज एरोमेटिक। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ जाएगा, सर बीच वाला क्यों नहीं पकड़ा? वी डिड नॉट टेक द पाई बॉन्ड एज इट इज नॉट इन सर्कमफेरेंस। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मैंने आपको जिस दिन लास्ट क्लास में एरोमेटिसिटी में आपको हक्कल-शुल समझाया था, वहां पर मैंने एक चीज बोली थी कि आपकी जो रेजोनेंस होनी चाहिए ना, वो सर्कमफेरेंशियल रेजोनेंस होना चाहिए। क्या यहां पर सर्कमफेरेंस में ये वाला पाई बॉन्ड काम करेगा? नहीं। सो दिस विल बी द मोस्ट रिएक्टिव पाई बॉन्ड, इट इज द मोस्ट रिएक्टिव पाई बॉन्ड, ठीक है? ये मोस्ट रिएक्टिव पाई बॉन्ड है। क्या ये पूरा क्लियर है बेटा? पूरा क्लियर है? चलिए लिख लीजिए। क्लियर? तो ये थे थोड़े बहुत सारे स्पेशल क्वेश्चंस मैं लेके आया हूं, मैं बार बार बोल रहा हूं। कुछ और क्वेश्चंस देते हैं जो कॉन्जॉइंट मल्टीपल पॉइंट्स पे होंगे, अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चंस दिखा रहा हूं बेटा। क्या क्या आते थे जेडब्ल्यू नीट में, कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है? अब आपकी नेक्स्ट पॉइंट ये हो गई। अभी ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं और यहां पर पूछा जाता है क्या ये मॉलिक्यूल एरोमेटिक है? नहीं। अब यहां और फंसोगे, आपको यहां पर थोड़ा दिमाग लगाना है, ठीक है? अगर दोनों को कहीं पर पाई बॉन्ड तोड़ने के बाद किसी एक में अगर एरोमेटिसिटी आए तब नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, दोनों में एरोमेटिक आना जरूरी है। सो बोथ इन सच केसेस both the rings must be aromatic. Both the rings must be aromatic. ठीक है? तो अगर ये सत्य है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप तोड़ के सोचो कहां तोड़ोगे। पहले तो आप बेस स्ट्रक्चर लिख लो। अगर मैंने प्लस यहां लगा दी, माइनस यहां लगा दी, तो दोनों ही एरोमेटिक बन जाएंगे, है या नहीं? लेकिन अगर इधर मैंने प्लस और इधर माइनस लगा दिया तो बच्चों ध्यान से देखिए, ये भी आपका एरोमेटिक रिंग बन गया और ये भी आपका एरोमेटिक रिंग बन गया। तो फाइनली ये मॉलिक्यूल क्या कहलाएगा? एक एरोमेटिक मॉलिक्यूल। क्या ये क्लियर है? आप तोड़ने का देखो, उल्टा अगर करते, अगर नेगेटिव यहां डालते पॉजिटिव यहां डालते तब तो नहीं बनता, दोनों एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक बन जाता। लेकिन एक पॉसिबिलिटी ढूंढो, क्या दोनों एरोमेटिक है, तब वो फाइनली मॉलिक्यूल एरोमेटिक होगा। ठीक है? क्या है? क्लियर है बच्चों? दोनों रिंग एरोमेटिक होना जरूरी है। इसके बाद मान लीजिए मैं आपको ऐसा प्रश्न दे रहा हूं, कुछ ऐसा ही दे दिया, सोचो। अब दोनों तरफ सेम चीज है तो कहीं पर भी डालना अनिवार्य है। मैं ट्राई करके देखता हूं, इसको ट्रांसफॉर्म करके देखता हूं। मान लीजिए मैं ऐसे तोड़ता हूं तो इसके बाद इसका जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनेगा, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही बनेगा बच्चों। यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे और यहाँ क्या आ जाएंगे बच्चों? एक नेगेटिव चार्ज। अब इंटरेस्टिंगली ये वाला जो सिस्टम है ये कंप्लीटली एरोमेटिक है, लेकिन ये वाला जो सिस्टम है बच्चों ये आपका एंटी एरोमेटिक बन गया। अगर गलती से एक एरोमेटिक है और दूसरा एंटी एरोमेटिक है, देन वी डू नॉट प्रीफर ब्रेकिंग, वी डू नॉट प्रीफर ब्रेकिंग। हम ब्रेक करने के लिए ये नहीं सोचेंगे, मतलब इट विल नॉट बी ब्रोकन, ये ऐसे के ऐसे ही रहेगा और ये मॉलिक्यूल नॉन एरोमेटिक कहलाएगा। ये मॉलिक्यूल नॉन एरोमेटिक कहलाएगा। मतलब अगर दोनों में आप इधर उधर घुमा फिरा के आपको दोनों में एरोमेटिक मिल गया तो तब तो ओरिजिनल मॉलिक्यूल आपका क्या बन जाएगा? एरोमेटिक। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि एक आपके पास एरोमेटिक है और दूसरा एंटी एरोमेटिक है, ऐसे केस में ये वाला सेक्शन एरोमेटिक है, ये वाला सेक्शन एंटी एरोमेटिक है, ऐसे केसेस में हम लोग नहीं तोड़ेंगे। हम जस्ट तोड़े, वी हैव जस्ट ब्रोकन टू चेक, सिर्फ चेकिंग के लिए हम लोगों ने इसको तोड़ा। लेकिन एकदम क्लियरिटी रखे बच्चों, अगर चेकिंग के लिए हम लोगों ने तोड़ा है बेटा तो ये चीज कभी ना गलती करे। अगर चेकिंग करने के लिए हम लोगों ने तोड़ा है तो ये चीज कभी ना गलती करे। ये कंप्लीटली टूट चुका है, एकदम पक्का से याद रखें। ये डबल बॉन्ड वैसे ही रह जाएगा, ये नहीं टूटेगा। दिस इज जस्ट फॉर अ चेकिंग वेदर यू आर गोइंग टू ब्रेक इट और नॉट। अगर ब्रेक करने के बाद दोनों एरोमेटिक बन जाए तो ब्रेक करेंगे ही,
अगर दोनों में से एक एंटी एरोमेटिक बन गया तो हम लोगों को पता चला कि हम लोगों के पास एक गलती हो गई है कि ये एंटी एरोमेटिक बन चुका है, हम लोग एंटी एरोमेटिक की तरफ कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। क्या ये क्लियर है? पक्का? लिखो, आराम से लिखो चीज़ों को, बहुत चीज़ भूल बैठ गया आज के क्लास में। क्लियर? चलो फिर से आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग जो नेक्स्ट चीज़ पढ़ने जा रहे हैं वो थोड़ी और इंटरेस्टिंग है। जैसे मान लीजिए मैंने आपको बोला कि आपको कंपैरिजन और स्टेबिलिटी दे दी और पेपर में आपको मैंने कुछ ऐसा दे दिया, ये वाला मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल है या इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मान लीजिए ये स्ट्रक्चर नंबर ए है, तो ये ऑब्वियसली यहाँ पर तोड़ेंगे आप लोग, बनाते ही यहाँ पर O- बन जाएंगे, यहाँ पॉजिटिव चार्ज। ये क्या बन गया बेटा? एरोमेटिक। ये स्ट्रक्चर नंबर बी है, स्ट्रक्चर नंबर ए है। अगर कोई पूछे इसको पेपर्स में, ऐसा तो पूछा नहीं है, अगर कोई पूछे तो स्टेबिलिटी ऑफ बी विल बी ग्रेटर देन ए, वाई? एरोमेटिक कंडीशंस। ठीक है, क्यों ज्यादा बढ़ गया इसकी स्टेबिलिटी? क्योंकि यहाँ पर क्या है बेटा? एक एरोमेटिक कंडीशंस है। क्लियर? आई होप एवरीवन इज गेटिंग क्लियर अप टू दिस पॉइंट। क्लियर होने से ही बहुत अच्छा है बेटा, हम लोग चीज़ों को आगे बढ़ेंगे के हिसाब से। ठीक है, पूरा क्लियर? अगला जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दैट इज नोन एज एन्युलिन्स। ठीक है, तो व्हाट आर एन्युलिन्स? एन्युलिन्स कुछ अलग नहीं है बेटा, दिस इज दे आर साइक्लिक कॉन्जुगेटेड, दे आर साइक्लिक कॉन्जुगेटेड, दे आर साइक्लिक इन नेचर, ये कॉन्जुगेटेड भी होते हैं और हाइड्रोकार्बन्स भी हैं, लेकिन यहाँ पर कंटिन्यूअस कंजुगेशन होती है। एक ही बात एडवांटेज है, यहाँ पर कंटिन्यूअस कंजुगेशन होती है। जैसे मान लीजिए ये एक आपका एनुलिन है, ये कंजुगेशन जो है ये कंटिन्यूअस होना चाहिए। जैसे डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल जा ही रहा है, ऐसे डबल सिंगल जा रहा है, कहीं पर हो गया खत्म तो वो मॉलिक्यूल ही खत्म। जैसे ध्यान से देखिए यहाँ पर बच्चों, क्या ये एनुलिन है? हाँ है। डबल सिंगल डबल, ये पक्का है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? 4 स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे और इधर लिखेंगे एनुलिन। सर ये 4 क्या होगा? दिस 4 इज नथिंग बट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द साइक्लिक सिस्टम, इन द साइक्लिक सिस्टम। तो ये होती है आपकी एनुलिन। तो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे। अगर पेपर में आपको मान लीजिए पेपर में आपको मैंने बेंजीन डाल भी तो सकता हूँ, और आपको पूछता हूँ मैं इसका बताओ क्या ये एनुलिन है? हाँ है सर। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर एक चीज तय है बेटा, डबल सिंगल डबल आराम से चल रहा है ना, दिस इज योर 6 एनुलिन। ऐसे को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? 6 एनुलिन। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो डबल सिंगल ऐसे चलते जाना है। फिर अगर मान लीजिए मैं कुछ और एक मॉलिक्यूल ले रहा हूं, ऐसे मॉलिक्यूल को ले ली मैंने आपको बोली क्या ये एनुलिन है? डबल सिंगल है, पक्का बोल रहे हैं। ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम लोग क्या बोलेंगे? 8 एनुलिन। अब यहां तक तो ठीक है। क्यों ठीक है मैं बताता हूं, ध्यान से सुनो। ये वाले एनुलिन मॉलिक्यूल हमको पता है बेटा ये एंटी एरोमेटिक होंगे, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। सो दिस इज योर एंटी एरोमेटिक। ठीक है, ये वाला कौन सा है? ये तो बेंजीन भैया है, ये तो एरोमेटिक है, पता है हमको। जब 8 एनुलिन पे आते थे हम लोगों ने पढ़ा था बेटा कि मोनोसाइक्लिक रिंग, याद है वो कंडीशन? मोनोसाइक्लिक रिंग which contains carbon greater than or equal to 7, मतलब 8 या 8 से ज्यादा, याद है? पिछले क्लास में उन्होंने बताया था, याद है? तो ऐसे केसेस में हम लोग को क्या लिखना है बेटा? These are nothing but ये नॉन एरोमेटिक बनता है। अगर ये एंटी एरोमेटिक है तो ये नॉन एरोमेटिक तक कन्वर्ट हो जाता था। क्या ये याद है बच्चों? क्या ये याद है कि अगर वो चीज नॉन एंटी एरोमेटिक होता था वो नॉन एरोमेटिक की तरफ कन्वर्ट हो जाते थे। पूरा क्लियर है? और इसका तो एक बहुत ही कॉमन सा स्ट्रक्चर भी था, इसको क्या बोलते थे? टब लाइक शेप। क्लियर? हालांकि जब 10वें पोजीशन पे आते हैं तब थोड़ी चेंज हो जाती है। 10वें पोजीशन पे कुछ होता है, मैं दिखाता आपको स्ट्रक्चर एक एक करके खोल के दिखाऊंगा, आप टेंशन ना लो उस पर। ऐसे इस केस में अगर ध्यान से देखें तो ये 10 एनुलिन है, ये 10 एनुलिन है बेटा। और अगर ये 10 एनुलिन है तो ये एकदम पक्का याद रखें,
2 4 6 8 10, यहाँ पर 10 है, तो 10 पाइक इलेक्ट्रॉन्स यहाँ बैठे पड़े हैं। चलो, लेकिन यहाँ पर एक हाइड्रोजन है बेटा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है बेटा, इन दोनों हाइड्रोजन्स में वैन वाल रिपल्शंस, दोनों हाइड्रोजन्स में वैन वाल रिपल्शंस। और अगर वैन वाल रिपल्शन है तो क्या ये स्टेबल होगा, ये अनस्टेबल, ये थोड़ा अनस्टेबल बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा बेटा, अनस्टेबल। इज इट क्लियर बेटा? तो क्या ये मॉलिक्यूल स्टेबल है या अनस्टेबल है? ये थोड़ा अनस्टेबल है, तो ये ध्यान में थोड़ा रखा जाए। इज इट क्लियर? और अनस्टेबल होने के कारण ये अपना स्ट्रक्चर चेंज करता है, तो स्ट्रक्चर चेंजेस। तो क्योंकि यहाँ पर अनस्टेबिलिटी है, क्यों अनस्टेबिलिटी आई बेटा बताओ, क्यों अनस्टेबिलिटी आई? क्योंकि यहाँ पर रिपल्शन हो रहा है। कौन सा रिपल्शन? वैन डर वाल रिपल्शन। इस अनस्टेबिलिटी के कारण आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर चेंज होगा, और अगर यहाँ स्ट्रक्चर चेंज हुआ तो ये क्या बन जाएगा, एक नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर बन जाएगा, एक नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर बन जाएगा। और अगर ये नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर बन जाए तो ये क्या बन जाएगा, नॉन एरोमेटिक। क्या ये क्लियर है? क्या ये क्लियर है बच्चों? क्या हुआ इस केस में, हाइड्रोजन हाइड्रोजन बहुत सामने आ चुके हैं इन दोनों के, जिसके कारण थोड़ा रिपल्शन हो जाता है, और रिपल्शन होने के कारण वैन डर वाल्स रिपल्शन हो जाती है, अनस्टेबल हो जाती है, स्ट्रक्चर अपने आप को दूर करने लगता है, दूर करते ही ऐसे घूम जाती है, घूमने के कारण यहाँ पर प्लैनरिटी आ जाती है, और इसी रीजन के चलते, सॉरी नॉन प्लैनरिटी आ जाती है, नॉन प्लैनरिटी के रीजन के चलते ये अल्टीमेटली क्या बन जाएगा, ये एक नॉन एरोमेटिक मॉलिक्यूल बन जाएगा। क्या ये क्लियर है? पक्का। चलिए लिखो, आराम से पढ़ो जबरदस्त तरीके से। क्लियर है? 12वें एलिनीन पे आ जाते बच्चों। तो 12वें एलिनीन पे क्या है, तो 12 एनिलीन कैसे होगा? 12 एनिलीन को देखने में कैसे लगता है, थोड़ा देखते हैं इधर। तो यहां देखिए ध्यान से, यहां पर भी क्या होती है, 2 4 6 8 10, तो मैंने 12 नहीं 14 वाला ड्रॉ कर दिया ना। चलो पहले काम करते हैं, मैं 14 वाला ड्रॉ करता हूं। 2 4 6 8 10 12, सॉरी ये वाला थोड़ा मैं रब कर देता हूं बेटा। ये 14 एलुलीन मैंने ड्रॉ कर दी, ठीक है। तो यहाँ 14 एलुलीन में ये भी है। तो यहाँ पर भी क्या है, ये जो हाइड्रोजन है आसपास सामने है बेटा, सामने होने के कारण भी यहाँ पर क्या होंगे, स्टिल देयर विल बी वैन डर वाल रिपल्शंस, स्टिल देयर विल बी वैन डर वाल रिपल्शंस। और अगर वैन डर वाल रिपल्शन हुआ तो अभी के अभी हम लोगों ने क्या कंफर्मेशन ली थी बेटा, कि वैन डर वाल रिपल्शंस होते ही ये क्या बन जाएगा, ये स्टेबल बन जाएगा या अनस्टेबल बन जाएगा, अनस्टेबल बन जाएगा। अनस्टेबल से स्टेबल बनने के लिए ये क्या बन जाएगा, इसका स्ट्रक्चर चेंज होके नॉन प्लेनर, और नॉन प्लेनर होते ही ये मॉलिक्यूल क्या कहलाएगा बेटा, नॉन एरोमेटिक। क्या बनाएगा, नॉन एरोमेटिक। क्या 14 वाला एलुलीन भी क्लियर है बच्चों? 16 के बाद प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन 12 तक तो प्रॉब्लम है ही है, ठीक है। तो अगर मैं 12वें एलुलीन के ऊपर थोड़ा डिस्कस करता हूँ, अभी 12वें एलुलीन पे तो ये है आपकी 12 एनिलीन। इस केस में भी सेम चीज होगा, 2 4 6 8 10 12। ओके, सो कंसेक्यूटिव साइक्लिक चल ही रहा है। यहाँ पर भी सेम केस बेटा, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, यहाँ पर क्या होंगे, फिर से वैन डर वाल्स रिपल्शन, फिर से वैन डर वाल रिपल्शन। और अगर वैन डर वाल्स रिपल्शन हो रहा है, अगर वैन डर वाल रिपल्शन हो रहा है तो एकदम पक्का रखिए बेटा, क्या होगा, अगर वैन डर वाल रिपल्शन हो रहा है तो क्या होना चाहिए, बताओ 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 मुझे क्या होना चाहिए। अगर वैन डर वाल रिपल्शन हो रहा है तो ये कंफ्यूज ना हो बच्चों, ये हमेशा
नॉन प्लेनर हो जाएगा, और नॉन प्लेनर होने से ही इसके आंसर्स नॉन एरोमेटिक तक कंफर्म हो जाएंगे। क्या ये क्लियर है? एक एक स्ट्रक्चर को पूरा डिटेल्स में डिस्कस कर रहा हूँ, चीज़ों को रट्टा ना मारे, कंसेप्चुअल में जाए। लेकिन जब चीज़ें 16 एनुलिन पे होती है, ठीक है बच्चों, जब चीज़ें 16वां एनुलिन जो है 16 एनुलिन पे होती है, तो ऐसे केसेस में हम लोगों को क्या करना है, एकदम बहुत ही स्पीड से हम लोगों को एक चीज़ देखनी है कि कैसे बनाएंगे पहले। ये हो गई। अब प्रैक्टिकली देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 के 8 पाई कौन से बेटा? तो ध्यान से देखिए, अभी कैलकुलेट करते हैं। 2 4 6 8 10 12 14 16। तो यहाँ क्या होती है, आपने देखा होगा थोड़ा स्ट्रक्चर बड़ा हो चुका है। तो इधर हाइड्रोजन्स होता है, नहीं होता है, यहाँ हाइड्रोजन्स तो है, लेकिन अभी हाइड्रोजन थोड़े दूर हो चुके हैं। नाउ हाइड्रोजन्स हैव गॉन फार अवे। और अगर हाइड्रोजन बहुत दूर चले गए हैं, अगर हाइड्रोजन्स बहुत दूर चले गए हैं, तो ये पक्का याद रखें बच्चों, अगर हाइड्रोजन्स बहुत दूर चले गए हैं, ये पक्का याद रखें, नो मोर वैन डर वाल रिपल्शंस, नो मोर वैन डर वाल रिपल्शन। और अगर कोई वैन डर वाल रिपल्शन ना हो तो वो क्या बन जाएगा, 16 पाई इलेक्ट्रॉन से बेटा। 16 होने से आंसर हम डायरेक्ट बहुत देर के बाद एंटी एरोमेटिक मिलेंगे, मतलब 8 10 12 14 यहाँ तक प्रॉब्लम्स है रिपल्शंस के। 16 से रिपल्शंस नहीं होंगे क्योंकि हाइड्रोजन्स दूर चले जाते हैं। पूरा क्लियर है बेटा सारे? चलो लिख लो आंसर। हो गई। एक ट्विस्टिंग क्वेश्चन भी देते हैं, ध्यान से देखो। अगर मैंने मान लीजिए मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको 10वां एनुलिन दिखाया था। इसमें क्या हो रहा था बेटा, याद करो, इसमें हाइड्रोजन और हाइड्रोजन की रिपल्शन चल रहे थे। रिपल्शन के कारण ये क्या बन गया था, नॉन प्लेनर, और नॉन प्लेनर के कारण इसकी एरोमेटिक कैरेक्टर क्या बन गई थी बेटा, नॉन एरोमेटिक। यही तो फाइनल आंसर था। लेकिन अगर मैं थोड़ा ट्विस्ट कर दूं क्वेश्चन को, और आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन देने शुरू करूं, तब याद रखना इसमें चीजें थोड़ी चेंज हो जाती है। यहाँ पर तो मैंने डाल दी, सॉरी, हाँ यहाँ डाल दी। लेकिन अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर कुछ ऐसे कनेक्ट करते हुए ऑक्सीजन लगा दिया, ऐसे हवा में ऑक्सीजन जा रहा है, इस वाले कार्बन से ऊपर और इस वाले कार्बन से भी ऊपर ऑक्सीजन जा रहा है, तब याद रहे देयर आर नो हाइड्रोजन्स, नो हाइड्रोजन। इधर हाइड्रोजन नहीं है बेटा, इसमें भी नो हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन्स नहीं है देयर विल बी नो रिपल्शंस, नो रिपल्शंस। ये चीज क्या बन के रहेगा, ये प्लेनर ही बन के रहेगा। और अगर प्लेनर बन के रहा तो वो हमेशा क्या बनेगा, एरोमेटिक। कैसे एरोमेटिक, 2 4 6 8 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स। यही एक कंडीशन है जहां पर 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स एनुलिन वाला एरोमेटिक बन सकता है। क्या सारे बच्चों का क्लियर है ये चीज? एकदम डिटेल्स में बना रहा हूं बेटा, पढ़ो, जबरदस्त पढ़ो, ठीक है। चलिए देखिए, आज की क्लास बहुत ही लंबी होने वाली है क्योंकि एक ही शॉट्स में हम लोग पूरा खत्म करेंगे, ठीक है। आई होप एवरीवन इज क्लियर। चलिए अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं बेटा, बॉन्ड ऑर्डर कंपैरिजन। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीजें भी हैं, इसमें बहुत सारे कंसेप्ट भी आते हैं, ठीक है।
तो पहले तो मैं बताता हूँ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ बॉन्ड ऑर्डर. बॉन्ड ऑर्डर मीन्स इट इज द इफेक्टिव नंबर ऑफ बॉन्ड्स, इफेक्टिव नंबर ऑफ बॉन्ड्स present in atoms, like present in between the atoms, present in between the atoms. ठीक है, तो ये ध्यान में रखें कि इसका मतलब क्या होता है. इट इज द इफेक्टिव नंबर ऑफ बॉन्ड्स दैट इज प्रेजेंट इन बिटवीन द एटम्स. कोई भी दो एटम के बीच में जो नंबर ऑफ बॉन्ड्स है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉन्ड ऑर्डर. पक्का. अब जैसे मान लीजिए मैंने आपको पूछा what is the bond order BO between C and C in ethane, ethene और इथाइन. तीनों मॉलिक्यूल मैंने लगा दी. तो कितने बॉन्ड्स हैं आप कार्बन कार्बन के बीच में मुझे चेक करके बताओ. अगर आपने चेक कर ली है बेटा तो आपने स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर लिया होगा. तो स्ट्रक्चर तो कुछ ऐसा था बेटा, करेक्ट, याद करो. तो अगर स्ट्रक्चर ऐसा था तो इसमें तो एक ही बॉन्ड है, तो इसमें बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू कितने आएंगे, 1 आएंगे. अगर मैंने दूसरा स्ट्रक्चर फिर से ड्रॉ कर ली इथीन की, तो इथीन की स्ट्रक्चर आपको शायद याद है बेटा, ये मिलती है, करेक्ट. तो इस केस में आपको मुझे बताओ यहाँ पर कितने बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, 2. मतलब इस केस में बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा बेटा, 2 आएगा. पूरा क्लियर है. और तीसरा पॉइंट ध्यान से देखिए, C ट्रिपल बॉन्ड, C H एंड H. यहाँ क्या आ रहा है, यहाँ 3 बॉन्ड आ रहा है. मतलब इस केस में बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, 3. तो ऐसे ही आप निकालते हैं नंबर ऑफ बॉन्ड्स. लेकिन ये तो बहुत इजी है बेटा, ये आप आराम से कोई स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो, कोई इश्यूज नहीं है, आराम से दिखाई देगा. हालांकि अगर रेजोनेंस वगैरह आ गए ना, इसमें फट जाती है बेटा. ठीक है, तो उसको कैसे करना है वो भी थोड़ा डील कर लेते हैं. ठीक है, चलो लिख लीजिए पहले वाला नोट, आराम से नोट कर लीजिए, चीज़ों को ध्यान से देखिए, वीडियो को मेरे साथ पढ़िए और लाइफ में एंजॉय कीजिए, है ना. चलो कोई बात तो नहीं है. चलो लिख लिया. आई होप एवरीवन हैज रिटन इट डाउन. हम लोग कुछ कंपैरिजन वगैरह करेंगे. अभी आइडेंटिकल नॉन आइडेंटिकल ये सब स्ट्रक्चर्स हम लोग देखने जा रहे हैं. ठीक है, हो गया. चलो अगला क्वेश्चन पॉइंट पे आते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर कंपैरिजंस, बॉन्ड ऑर्डर इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स. तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में हम लोग बॉन्ड ऑर्डर्स कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे, ये थोड़ा इजी है बेटा. लेकिन जब नॉन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, सॉरी नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आए ना, तब फंस जाओगे. तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स 2 तरह के होते हैं, हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है. नंबर 1 इज नंबर ऑफ, सॉरी नंबर तो नहीं लिखूंगा, इक्वल रेजोनेटिंग, इक्विवेलेंट या इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स. और दूसरी क्या होती है, नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स. क्या ये सारे बच्चों का क्लियर है, पूरा क्लियर है. इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स एंड नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स. ठीक है, लिख लिया आराम से, पक्का पूरा डिटेल्स. चलो इस केस में हमको कुछ चीजें बहुत ही जबरदस्त तरीके से हमको याद है कि हमको पता है कि ये ज्यादा पावरफुल नहीं, ये ज्यादा पावरफुल था. ठीक है, तो पहले जो चीज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दैट इज फॉर इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स. फॉर इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स डॉन सर का एक ट्रिक है. क्या ट्रिक है बताता हूं. सिग्मा प्लस पाई बाई सिग्मा, ये है आपकी बॉन्ड ऑर्डर. दिस इज द बॉन्ड ऑर्डर फॉर दो स्ट्रक्चर्स व्हिच कंटेन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स. अगर ऐसा हुआ कि रेजोनेंस करने के बाद भी कुछ ऐसा अदला बदली नहीं हुआ, सिमिलर स्ट्रक्चर्स ही बना रहे, तो ऐसे हमको क्या बोलेंगे, उसको इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स. तो प्रैक्टिकली हम लोग ये याद रखेंगे कि अगर रेजोनेंस करने के बाद भी सेम चीज़ ही दिखाई दे रहा है तो वो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होगा. क्या ये क्लियर है पूरा. चलो एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग पहला सा मॉलिक्यूल यूज उठा लेते हैं, कार्बोनेट है CO3- बना ली. हम सबको पता है बेटा कि इसमें इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आएंगे. ऐसा क्यों बेटा, करके देख लो. यहाँ से यहाँ तक आएगा तो आपके पास CO- यहाँ भी आ सकता है बेटा, डबल बॉन्डेड O इधर और इधर O-. एक ऐसी पॉसिबिलिटी भी आ सकती है कि ये यहाँ आ जाए फिर ये यहाँ आ जाए, तो आपको मिलेगा सॉरी O- इधर O- इधर डबल बॉन्ड.
तो ये है इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा है आपको रेजोनेंस में। अगर आपका क्लियर नहीं हुआ है तो प्लीज पुरानी वीडियोस को ध्यान से देखिए, पूरा क्लियर करेंगे, ठीक है। तो क्योंकि ये इक्विवेलेंट नॉन इक्विवेलेंट दोनों हैं सेम, तो लेट्स से द कैलकुलेशन ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर की कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो आप मुझे अभी बताओ, ध्यान से देखो और मुझे बताओ, शांति से मुझे बताओ कि ये जो तीनों स्ट्रक्चर्स हैं, इन तीनों स्ट्रक्चर्स में से कोई भी एक स्ट्रक्चर पकड़ लो और मुझे बताओ कि कितने पाई बॉन्ड्स और कितने सिग्मा बॉन्ड्स रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जैसे मैं इसको ही उठा लेता हूँ या इसको उठा लेता हूँ, ठीक है। इसमें ये वाला एक बार सिग्मा था, पाई बन चुका है, मतलब डेफिनेटली रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। ये भी पार्टिसिपेट कर रहा है, ये वाला टर्म भी पार्टिसिपेट कर रहा है। अब मुझे बताइए इसमें सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं, तीनों स्ट्रक्चर्स को जो के तीन ही सिग्मा बॉन्ड्स हैं, ठीक है। फॉर्मूला के हिसाब से क्या है बेटा, सिग्मा प्लस पाई बाय सिग्मा। तो सिग्मा कितने हैं इसमें, 3 सिग्मा है, पाई एक ही है बेटा, बाई सिग्मा 3 4/3। सो दिस इज द बॉन्ड ऑर्डर और इसको हम लोग पक्का क्या बोलेंगे, एवरेज बॉन्ड ऑर्डर। ये केमिकल बॉन्डिंग में भी यूज होता है और यहाँ पर भी यूज होता है। क्या सारे बच्चों का क्लियर है, क्या सारे बच्चों का क्लियर है पूरा? चलो लिख लो। बेसिक सी एग्जांपल है, मैंने आपको दे दी है, आप खाली भी प्रैक्टिस करते 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 ऊपर जाना है आपको बेटा, नीचे तो जाना ही नहीं है आपको, ठीक है। तो कुछ 2-3 और स्ट्रक्चर्स देते हैं हम लोग, प्रैक्टिस करेंगे तो आराम से, तभी तो जबरदस्त बनेंगे, ठीक है। तो एक दूसरा स्ट्रक्चर मैं दे देता हूँ, आप ट्राई करो, मुझे बताओ, ठीक है। मैं वीडियो को पॉज करने के बाद आप खुद भी ट्राई करना शुरू करता हूँ, ठीक है। ठीक, लिख लेना, बन गया, पूरा बन गया। चलो अभी ध्यान से देखिए, क्या ये वाला पार्ट रेजोनेंस में है? नहीं, तो सिर्फ ये तीनों सेक्शन आप अगर रेजोनेंस करके देखें तो ये तीनों सेक्शन ही रेजोनेंस पे होंगे। तो यहाँ पर आप क्या आएंगे, बॉन्ड ऑर्डर के कैलकुलेशंस में कैसे आएंगे बेटा, यहाँ 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड बाई 3, अल्टीमेटली इट्स 5/3। क्या सारे बच्चों का मेरे साथ मिल रहा है? बोलो, मिला तो बहुत जबरदस्त। इसका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं बेटा, इसमें कितना होगा, 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड, 1 पाई बॉन्ड बाई 4 सिग्मा, इसकी वैल्यू आ जाएंगे 5/4। क्या ये भी क्लियर है? इसका क्या आएगा बेटा, बॉन्ड ऑर्डर आएंगे इसका 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड बाई 4, मतलब क्या आएगा इसका 7/4। पक्का मिल रहा है? एक और एक उदाहरण के तौर पे एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मैं एसीटेट आयन दे रहा हूं आपको, CH3 C डबल बॉन्ड O-। तो थोड़ा ध्यान से देखें बेटा, ये वाला सेक्शन नॉट इन रेजोनेंस, दिस पार्ट इज नॉट इन रेजोनेंस, ठीक है। ये वाला पार्ट आपका रेजोनेंस पे नहीं है। अगर रेजोनेंस पे नहीं है तो कौन सा टुकड़ा है, सिर्फ ये वाला टुकड़ा। इससे कैलकुलेट करो बॉन्ड ऑर्डर आराम से, क्या मिलेगा, सिग्मा प्लस पाई बाई सिग्मा। तो ध्यान से देखेंगे फिर से, सिग्मा का कितना है, 2, 1 पाई है, फिर सिग्मा है, क्या बन जाएगा 3/2। पक्का मिल जाएगा इसमें 3/2। क्लियर? तो दिस इज हाउ यू एक्चुअली कैलकुलेट द रेजोनेंस। पूरा क्लियर है बच्चों? पूरा क्लियर? एक और बात बता देना चाहता हूँ कि ये आपको कहीं मैं बता देता हूँ कि द बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड की लेंथ। अगर आपको क्लियर करना है तो ये तो एक्चुअली हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ते हैं, लेकिन यहां मैं बोल के रखा हूं ताकि आपकी थोड़ी क्लैरिफिकेशन भी हो जाए कि बॉन्ड ऑर्डर जो है, जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतना ही ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा या बॉन्ड की एनर्जी होगी, उतनी ही कम घट जाएगी उसकी बेटा बॉन्ड लेंथ की वैल्यू। क्या ये सारे बच्चों का क्लियर है? पूरा दहाड़ दहाड़ के पढ़ रहे हैं, आराम से पढ़िए, ठीक है। नोट कर लीजिए ये चीज बच्चों, अगर आपका क्लियर हुआ है। हो गया? चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर कंपैरिजंस इन नॉन इक्विवेलेंट। अब नॉन इक्विवेलेंट में आपको कभी वैल्यू नहीं पूछेगा, नॉन इक्विवेलेंट में कभी भी आपको एक भी चीज का वैल्यू पूछेगा ही नहीं। अगर ये सत्य है तो कैसे करेंगे हम लोग, ध्यान से देखते हैं। So for non-equivalent resonating structures,
ठीक है। अच्छा मान लीजिए मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ये आपकी बेंजीन है बेटा और यहाँ क्लोरीन है, यहाँ लोन पेयर्स तो भरे पड़े हैं और मैंने ये वाला बॉन्ड को नाम अल्फा दे दिया, ठीक है। और मैंने एक और स्ट्रक्चर ड्रॉ कर ली CH2Cl, इस बॉन्ड को मैंने बीटा नाम दे दिया और मैंने आपको पूछा कि कंपेयर बॉन्ड ऑर्डर बिटवीन अल्फा एंड बीटा। क्वेश्चन दे दी मैंने आपको, अब कैसे करोगे, ध्यान से सुनो, एकदम आराम से सुनो। ये लोन पे ये पहले कैसा दिखाई दे रहा है ना, अल्फा इज लुकिंग लाइक, इट लुक्स लाइक सिग्मा, मतलब सिंगल बॉन्ड, लुक्स लाइक सिंगल बॉन्ड। ये सिंगल बॉन्ड के जैसा दिख तो रहा है, ये सिंगल बॉन्ड के जैसे दिख तो रहा है, मतलब अल्फा की जो वैल्यू है इट इज लुकिंग ऑलमोस्ट लाइक अ सिंगल बॉन्ड, ठीक है। इसका बॉन्ड मैं 1 ले लेता हूं, लेकिन इसमें रेजोनेंस है। रेजोनेंस करने के बाद इसका स्ट्रक्चर मैं नीचे ड्रॉ करके लिखता हूं। थोड़ी देर बाद आपको पता है शायद डबल सिंगल लोन पेयर, तो लोन पेयर रेजोनेंस में आएगा, ये क्या बन जाएगा Cl, 2 लोन पेयर तो है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ पाई बॉन्ड्स बचे। अब ये अल्फा देखने में कैसे लगा, नाउ दिस इज लुकिंग लाइक अ डबल बॉन्ड, मतलब कभी कभी रेजोनेंस के जैसे डबल बॉन्ड के जैसे दिखाएगा, कभी कभी 1 के जैसे दिखाएगा। अब यहाँ बच्चे कंफ्यूज्ड, लेकिन क्या ये लोन पेयर जो क्लोरीन के ऊपर है, क्या ये बेंजीन के साथ रेजोनेंस में है? नॉट इन रेजोनेंस, नॉट इन रेजोनेंस विथ लोन पेयर, नॉट इन रेजोनेंस विथ लोन पेयर। अगर ये नहीं है, अगर ये नहीं है तो कैसे करेंगे चीजों को? इट इज नॉट इन रेजोनेंस विथ लोन पेयर, तो कैसे करेंगे चीजों को? ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, शांति से सुनो, जीवन में शांति से सुनो। तो अगर रेजोनेंस पे नहीं है मींस दिस विल स्टे लाइक दिस, इट स्टेज लाइक दिस, मतलब ऐसे ही बैठा रहेगा, मतलब बीटा विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू 1, मतलब यहाँ बीटा 1 ही होंगे। क्यों 2 नहीं हो सकते? क्योंकि यहाँ पर रेजोनेंस नहीं। अगर रेजोनेंस होता तो फिर से वो डबल बॉन्ड क्रिएट कर लेता, क्या यहाँ पर क्रिएट हुआ? नहीं, तो हम लोग नहीं पकड़े। अब अल्फा की जो वैल्यू है वो ना तो 2 है ना तो 1 है, लेकिन बीच में ही कहीं घूमते रहेंगे। बीटा का 1 है तो ये कंफर्म आ जाता है कि अल्फा विल बी ग्रेटर देन बीटा। व्हाई? इसका रेंज 1 से ज्यादा है, 2 से, मुझे पता है 2 नहीं है पक्का, मुझे ये भी पता है कि 1 भी नहीं है, लेकिन सर बीटा से तो ज्यादा है, क्योंकि बीटा तो हमेशा 1 ही होगा। ऐसे केसेस में हम लोग ऐसे कंपैरिजन करते हैं। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है बेटा ये, रेजोनेंस के थ्रू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और केमिकल बॉन्डिंग को जोड़ के बहुत फेमस क्वेश्चन है बच्चों। आपको बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे प्रीवियस ईयर्स में आपको ये सब चीज़ दिखाई देंगे, ठीक है। तो देख लीजिए आराम से, और जो भी आपकी बॉन्ड ऑर्डर होगी, आपकी बॉन्ड लेंथ तो उल्टी हो जाएगी बेटा, ठीक है। हो गया? चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको तुरंत मैं दूसरा क्वेश्चन दे देता हूं, आप मुंह पे झाड़ दो मेरे को, सर की आंसर है, और कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलो बेटा। कमेंट सेक्शन में लिखने से मेरे को भी थोड़ा ऐसा लगता है किसी के लिए पढ़ा रहा हूँ, ये तो पता ही नहीं चल रहा है किसके लिए पढ़ा रहा हूँ, मीट भी नहीं हुआ ना, तो इसीलिए। तो यहाँ ये मैं बता देता हूँ अल्फा है, ये मैं बता देता हूँ बीटा है, कंपेयर करो जल्दी से जल्दी। तो क्या ये लोन पेयर रेजोनेंस में है? तो दिस लोन पेयर इज इन रेजोनेंस, और अगर ये लोन पेयर रेजोनेंस में है, अगर ये लोन पेयर रेजोनेंस में है मींस अल्फा विल बी डेफिनेटली बिटवीन 2 and 1। ये अभी अभी हमको कंफर्म मिला है, करेक्ट, क्योंकि कभी कभी सिंगल बॉन्ड बन जाएगा तो कभी कभी क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये सुनो बच्चों। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, दिस इज नॉट इन रेजोनेंस, नॉट इन रेजोनेंस, और अगर नॉट इन रेजोनेंस मतलब बीटा के वैल्यू क्या होंगे, 1 ही होंगे, और अगर बीटा की वैल्यू 1 है, अल्फा की वैल्यू 2 से कम लेकिन 1 से ज्यादा, तो पक्का क्या है, अल्फा विल बी ग्रेटर देन बीटा। ये आपकी बॉन्ड ऑर्डर। और अगर बच्चा को पूछे कि सर बॉन्ड लेंथ बताओ, उल्टा कर दो बेटा, सर बॉन्ड स्ट्रेंथ बताओ, बॉन्ड स्ट्रेंथ बताओ, नहीं तो सर बॉन्ड एनर्जी बताओ। बता देता हूँ बेटा, कौन सी बड़ी बात है, अल्फा ज्यादा होंगे बीटा से, क्योंकि जितनी ज्यादा बॉन्ड की ऑर्डर की वैल्यू उतनी ही ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू। पूरा क्लियर है बेटा? लिख लो। अगला क्वेश्चन एक देता हूँ,
ट्राई करो, CH3 C डबल बॉन्ड O O माइनस, और आपको मैंने दे दी है C डबल बॉन्ड O O माइनस। जल्दी से बताओ किस केस में, मतलब मैं यहाँ पर नाम अल्फा दे देता हूँ, यहाँ पर नाम बीटा दे देता हूँ, तुरंत मुझे बताइए, वीडियो को पॉज करके देख के मुंह पे ही बोलो आंसर किसका ज़्यादा है। जल्दी बताओ। क्लियर हो गए? हो गया? चलो, इसमें रेजोनेंस है, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। चलो, ये वाला काम नहीं करता तो इसमें बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू कितनी होगी बेटा? सिग्मा प्लस पाई बाय सिग्मा। सिग्मा यहाँ पर 2 है, पाई 1, सॉरी लिखने में अभी भी दिक्कत है। 2 + 1/2 मतलब बॉन्ड ऑर्डर 3/2, लगभग कितनी वैल्यू आएगी बेटा? 1.5। इसमें कितना आएगा बेटा? बॉन्ड ऑर्डर विल बी इक्वल्स टू 1 2 3 सिग्मास, तो 3 सिग्मा 1 पाई बाई 3 4/3 मतलब 1.33। इसकी वैल्यू ज्यादा है, मतलब अल्फा विल बी ग्रेटर देन बीटा। क्लियर? आ गया आंसर? चल सही है, सही चल रहा है। आज पढ़ बहुत रहे हो, क्योंकि पढ़ाई जरूरत है ना जिंदगी में। चलो अगला क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ आपके लिए। ये सारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं बेटा, हाँ ऐसे क्वेश्चन भी आने लग गए, पहले नहीं आते थे, आजकल आते हैं। CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस, ये डाल दिया मैंने। इसमें मैंने इस बॉन्ड की वैल्यू अल्फा बता दी, और मैंने आपको दे दी दूसरी क्वेश्चन फेनॉक्साइड आयन, इसकी बॉन्ड लेंथ मैंने बीटा बता दी। अब बताओ क्या? अब देखो यहाँ पर कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं। कंफ्यूजन नहीं होगा बेटा, ध्यान से सुनो। इसमें आइडेंटिकल आरएस है, इसमें आइडेंटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है या इक्विवेलेंट। क्या यहाँ पर इक्विवेलेंट है? नहीं। क्यों? ऑक्सीजन से नेगेटिव चार्ज नीचे आते ही पाई बॉन्ड कार्बन के ऊपर जाएगा, मतलब यहाँ पर कार्बन के ऊपर नेक्स्ट आएगा। सो दिस विल हैव नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। जहां नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को कभी भी आपको पूछ ही नहीं सकता, क्योंकि किसी इंसान को नहीं पता है, डायरेक्ट देख के नहीं बता सकता। ठीक है, साइंटिस्ट वगैरह कर सकते हैं, हम लोग साइंटिस्ट तो अभी है नहीं। हम लोग को तो केमिस्ट्री में सिर्फ पानी निकालना आता है, रिजल्ट निकालना आता है, केमिस्ट्री सॉल्व करना आता है, बस खत्म होता है पॉइंट। ऐसे केसेस में हमेशा याद रखना, जब यहाँ पर घुसेंगे नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बढ़ेंगे, तो याद रखिए तो इस पॉइंट पे यहाँ पर डबल बॉन्ड एक बार इस के केस में ऐसे आ जाएंगे। तो यहाँ कार्बन के ऊपर आया, पहले ऑक्सीजन के ऊपर था, तो ऑब्वियसली दिस इज नॉन इक्विवेलेंट। ऐसे केसेस में हम लोग कंपेयर तो नहीं कर सकते, हाँ, लेकिन एक बात बता सकते हैं, ये बीटा जो है ये 2 से कम और 1 से ज्यादा होगा। बार बार कर रहे हैं अभी, क्यों? पहले सिंगल बॉन्ड जैसे दिखाई दे रहा है, अभी कैसे दिखाई दे रहा है? यही बीटा अभी डबल बॉन्ड के जैसे दिखाई दे रहा है, मतलब ये 1 और 2 के बीच में घूमता रहेगा, ना तो 1 होगा ना तो 2 होगा, बीच में रहेगा। लेकिन यहाँ पक्का वैल्यू है, यहाँ पक्का वैल्यू है, यहाँ बॉन्ड ऑर्डर आपको पक्का मिलेंगे आइडेंटिकल आरएस के लिए। सिग्मा प्लस पाई बाय सिग्मा, सिग्मा प्लस पाई बाय सिग्मा। सिग्मा की वैल्यू कितनी है? बताओ बताओ, सिग्मा की वैल्यू कितनी है? सिग्मा की वैल्यू आपके 2 है, 1 पाई बॉन्ड 2, इसमें 3/2 की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये 3/2 की वैल्यू आ गई। अब आप और जबरदस्त तरीके से अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे। क्यों बोलते हो कि सर क्या होगा आगे, क्या होगा तेरा? सुनो मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनो। यहाँ है ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ध्यान से सुनिए, तुम पक्का एकदम जबरदस्त तरीके से सुनिए। ठीक है, बहुत अच्छे तरह से। तो यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, यहाँ पर भी कार्बन के ऊपर है। तो दिस वन इज, ये मैं अगर स्ट्रक्चर नंबर 1 बताता हूँ और ये स्ट्रक्चर नंबर 2 बताता हूँ, और मैं आपको पूछता हूँ कौन सा स्ट्रक्चर ज्यादा इंपॉर्टेंट है? कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, दिस इज बेटर, या यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, दिस इज बेटर? ऑब्वियसली आप बताओगे दिस इज मोर इंपॉर्टेंट। अब आप मुझे देख के बताओ, क्या इस स्ट्रक्चर में सिंगल बॉन्ड है? ये वाला क्या बॉन्ड है? बताओ, ये वाला क्या बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है। इसका मतलब बीटा विल बी मोर क्लोजर टुवर्ड्स 1, क्लोजर टुवर्ड्स 1। क्यों क्लोजर टुवर्ड्स 1? क्योंकि ये वाला स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है, ज्यादा देर तक सिंगल बॉन्ड रहेगा। आंसर विल बी क्लोजर टू सिंगल बॉन्ड, नॉट क्लोजर टू डबल बॉन्ड।
लेकिन यहाँ तो पक्का 1.5 ही है, तो ये 1 देखो एक 1 के करीब है, मतलब 1.5। आप एक पूछ सकते हो सर इसमें 1 हो रहा है, इसमें 2 हो रहा है, दोनों को डिवाइड कर दे 1 + 2/3 1/2, सॉरी 3/2। ऐसा नहीं है बेटा, अगर कर भी लो 1.5 ये मोर क्लोजर टुवर्ड्स सिंगल बॉन्ड होंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन वाले नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबलाइज होते हैं। ऐसे केसेस में बच्चों हमेशा याद रखिए कि अल्फा विल बी मच मोर बेटर देन योर बीटा। ठीक है, पूरा क्लियर? लिख लीजिए आप पूरा क्लियर। आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ट्रिकी क्वेश्चन भी है बेटा, लेकिन इंपॉर्टेंस लिखने पे बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है बेटा, एक और क्वेश्चन लेता हूँ। ये वाला क्वेश्चन आ गया मेरा, और फिर मैंने आपको ये दे दी। अब इन दोनों में आपको कंपेयर करना है। इसमें तो जंप करके आप बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे, बताओ क्या होगा? 3/2 घुस गया ये दिमाग में, 1.5। यहाँ पर मैं अल्फा नाम दे देता हूँ, ठीक है बेटा, और इसमें बीटा। अब बताओ इसमें दोनों से क्या है? अब ध्यान से सुनिए, इसमें रेजोनेंस हो सकता है क्या? हो ही तो सकता है, क्यों नहीं? यहाँ तोड़ा तो ये क्या बन जाता था? नेक्स्ट स्ट्रक्चर। याद करो, देखो रेजोनेंस में ही सारी चीजें छुपी हुई है, आपको सिर्फ काम करना है इसमें। ये डबल बॉन्ड, करेक्ट, और ये पाई बॉन्ड यहाँ से यहाँ तक कंप्लीटली घूम जाता है, तो ये अभी यहाँ से ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, इधर पॉजिटिव चार्ज। अब मुझे बताओ, ये स्ट्रक्चर नंबर 1 है RS1, ये स्ट्रक्चर नंबर 2 है RS2, और ये स्ट्रक्चर नंबर 3 है RS3। इन तीनों स्ट्रक्चर में सबसे देखो, पहला बात कुछ चीजें क्लियर कर, क्या ये तीनों सेम टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स है? नहीं, मतलब ये तीनों नॉन इक्विवेलेंट है। तो पहला चीज क्या पता चला? दीज आर नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, अगर नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है, अगर नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है, इसके बाद हमको क्या पता चल रहा है कि तीनों में से सबसे ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर कौन है? पहला कंडीशन क्या था स्टेबिलिटी के लिए? स्टेबिलिटी फर्स्ट कंडीशन क्या था? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। आप ही मुझे बता दो बेटा, किसमें सबसे ज्यादा पाई बॉन्ड्स? इसमें 2 पाई बॉन्ड है, इसमें 1 पाई बॉन्ड है, इसमें 1 पाई बॉन्ड है। यहाँ पाई बॉन्ड आपके 1 होंगे, ठीक है, इसमें भी पाई बॉन्ड आपके कितने होंगे? 1 होंगे बेटा, और इसमें आपके पाई बॉन्ड्स कितने होंगे बेटा? 2 होंगे। तो इन तीनों केसेस में सबसे ज्यादा पाई बॉन्ड्स किसमें है? पहले वाले में। तो दिस इज द मोस्ट स्टेबल। इस स्टेबल स्ट्रक्चर में ये मोस्ट स्टेबल है, ठीक है। इस स्टेबल स्ट्रक्चर में बीटा की वैल्यू तो 2 होंगे, क्योंकि यहां पर डबल बॉन्ड हो रहा है। सो बीटा ना, मैं ये तो नहीं बोल रहा हूं कि 1 और 2 के बीच में नहीं होता, 1 और 2 के बीच में ही होता है, क्योंकि कभी कभी ये सिंगल, कभी कभी सिंगल बॉन्ड, कभी कभी सिंगल बॉन्ड, तो कभी कभी डबल बॉन्ड, लेकिन डबल बॉन्ड वाला ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर है, तो ज्यादा क्लोज होगा, क्लोज टुवर्ड्स 2। तो इस बार बताइए कौन जीतेगा? अल्फा जीतेंगे या बीटा? इस बार अल्फा से बीटा ज्यादा हो जाएगा, बिकॉज बीटा विल बी मोर क्लोजर टुवर्ड्स 2, लेकिन अल्फा 1.1 1.5 पे फंसा हुआ है। क्लियर? लिख लो बच्चों। देखो क्वेश्चन इंटरेस्टिंग जब तक हो ना, आपको मजा आता जाएगा, ठीक है। अलग अलग पैटर्न्स के क्वेश्चन करा रहे हैं, पूरी बॉन्ड ऑर्डर तक चिपका के जाएंगे बेटा, कुछ भी करो। अगला क्वेश्चन, अभी मैं आपको ट्राई करने दे रहा हूं, 1 मिनट के लिए आप ट्राई करो, ध्यान से देखो। यहां लोन पेयर आ गई NH2 के ऊपर, यहां पर भी NH2 के ऊपर लोन पेयर यहां आ गया, और यहां पर कुछ भी नहीं। अब इधर मैंने नाम दे दी है अल्फा, इधर मैंने नाम दे दी है बीटा, और इधर मैंने नाम दे दी है गामा। सो व्हाट आई नीड इज कंपेयर बॉन्ड ऑर्डर बिटवीन अल्फा, बीटा एंड गामा। कंपेयर कीजिए, कम ऑन। प्रश्न कुछ भी हो सकता है, प्रश्न से डरो ना, बनने की जरूरत है।
बना ले, चल ट्राई करते हैं। अच्छा एक चीज तो पक्का है बेटा कि गामा की जो वैल्यू है ये तो 1 ही होगी, इसमें नो रेजोनेंस नथिंग, करेक्ट। ये क्लियर कर लेते हैं पूरा, ठीक है, देयर इज नो रेजोनेंस। ये पक्का, ये गामा की वैल्यू जो है ये बिना रेजोनेंस के ही चलेंगे आराम से, ये वाला क्लियर होगा। तो गामा 1 है। अब यहाँ लोन पेयर होने के बाद ये पाई बॉन्ड यहाँ से यहाँ तक जाएगा, इसका मतलब यहाँ डबल बॉन्ड NH2 प्लस और इधर माइनस, करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ बीटा है। इसमें क्या होगा, इसमें लोन पेयर एक बार यहाँ जाएगा, फिर यहाँ NH2 और प्लस चार्ज बनेंगे, यहाँ माइनस, यहाँ अभी भी डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड यहाँ से आने तक यहाँ तक पहुँच जाएगा। तो फिर से इस बार एक बार जाएंगे, इस बार क्या होंगे फिर से ऊपर, तो NH2 प्लस तो होना तय ही है बेटा, ठीक है। तो यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। आई थिंक एवरीवन इज क्लियर टू दिस पॉइंट। अच्छा इसमें 3 में से, इसमें देखो ये भी नॉन इक्विवेलेंट है, ये भी नॉन इक्विवेलेंट है, वो कंपेयर नहीं कर सकते हो तुम, ठीक है। अब बीटा में एक बार 1 आया, इस स्ट्रक्चर में एक बार 2 आया, 2 स्ट्रक्चर्स, 2 स्ट्रक्चर है बीटा के साथ, 2 स्ट्रक्चर्स, 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में एक बार बीटा की वैल्यू 1 आई, इस बार 2 आई। इसमें क्या हुआ, अल्फा में, अल्फा के केस में इसमें 1 आया, इसमें 2 आया, इसमें 2 आया, ये 2 आया, इसमें भी 2 आया, मतलब यहां पर 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है और तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में 2 बार 2 करके आए। ऐसे केसेस में ज्यादातर डबल बॉन्ड किस केस में आया है, ज्यादातर डबल बॉन्ड अल्फा के केस में आया, तो अल्फा ज्यादा क्लोजर होगा टुवर्ड्स 2, इट विल बी क्लोजर टुवर्ड्स 2, मतलब मोर क्लोजर बता दें, दिस वन विल बी लेस क्लोजर टुवर्ड्स 2, क्लियर। और ये तो भैया जी गामा 1 ही है, तो ऐसे करने से अल्फा बीटा गामा की रिलेशन अल्फा 1, अल्फा सबसे ज्यादा, फिर बीटा, फिर गामा, क्लियर। क्वेश्चन का तरीका देखो, लॉजिक देखो, जबरदस्त क्लियर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन करने से पहले हम लोग चीजें याद रखना पड़ेगा कि हम लोग कहीं पे भी कुछ भी क्वेश्चन दे सकते हैं बेटा, कुछ भी क्वेश्चन देना तय है, तो हम हर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको पूरी क्लियरिटी हो गई। फिर पहुंच गया क्वेश्चन अल्फा एंड बीटा में। अब करना क्या है, ये तो बीटा ऐसे ही रहेंगे, सो दिस बीटा विल बी पक्का 2, नो रेजोनेंस कुछ भी नहीं है भैया जी के पास, कुछ भी नहीं है। यहाँ ये तोड़ सकते हैं ना, क्योंकि रेजोनेंस में आएंगे, और रेजोनेंस में आते ही ये क्या बन जाएगा, ये O माइनस बन जाएगा, ये प्लस बन जाएगा, और ये क्या था, एरोमेटिक, मतलब ये टूटना तय है, इट विल ब्रेक, ब्रेक इज कंफर्म, ब्रेक कंफर्म्ड। क्यों ब्रेक कंफर्म्ड हुआ, क्योंकि ब्रेक करने के बाद हम लोगों को ज्यादा स्टेबल चीजें मिले हैं बेटा, तो इसीलिए यहाँ पर अभी ये सिंगल बॉन्ड बन गया, सॉरी अल्फा था ना, अल्फा इज नाउ बिकमिंग 1, कभी कभी अल्फा इज हियर इक्वल टू 2, तो अल्फा अभी 1 और 2 के बीच में रहेंगे, मतलब अल्फा की रेंज 2 और 1 के बीच में, और बीटा यहाँ पर पक्का क्या बैठ के रखा है 2, तो पक्का इस केस में बीटा विल बी ग्रेटर, सॉरी बीटा विल बी ग्रेटर देन अल्फा, क्लियर है। कंसेप्शन समझ में आ रहा है नहीं, आपको कैसे टैकल करना है क्वेश्चन को। अगर मैं आपको अभी भी एक और क्वेश्चन दूं, आप दो सोच के मुझे बताओ कैसे करोगे। मान लीजिए मैंने आपको ये दे दी, ये क्वेश्चन डाल दी और ये क्वेश्चन डाल दिया, बताओ क्या होगा। इसमें तोड़ोगे, तोड़ने के बाद क्या मिलेगा, ये O माइनस प्लस ये एरोमेटिक, करेक्ट। यहाँ अगर मैं अल्फा दे दूं, यहाँ बीटा दे दूं, तो बीटा भी 2 और 1 के बीच में ही घूमते रहेंगे। ऐसा क्यों घूमेंगे, ऐसा क्यों घूमेंगे बच्चों, क्योंकि सर इस केस में क्या होगा, एक बार आप तोड़ने के बाद आपको एरोमेटिक भी मिल रहा है ना, मतलब एक बार 2 भी होगा, एक बार 1 भी होगा, लेकिन इस केस में वी विल नॉट ब्रेक, इस केस में वी डोंट ब्रेक, वी डोंट ब्रेक। ऐसा हम लोग क्यों नहीं तोड़ रहे हैं कि अगर तोड़े तो क्या होगा, यहां पर बन जाएगा एंटी एरोमेटिक, जो कि हालांकि बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल है। इसे क्लियर बेटा, लिखिए आराम से, बहुत सही तरीके से लिखिए, जबरदस्त तरीके से।
फिर चीज़ों को हमेशा प्रैक्टिस ज़बरदस्त तरीके से करनी चाहिए, तब हम लोग को पूरी की पूरी कंसेप्ट ही क्लियर हो जाती है। ठीक है, अब आगे चीज़ पे आते हैं बेटा। अभी नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा बेटा, ये आखिरी टॉपिक है आज का, ये है रेजोनेंस एनर्जी कंपैरिजन। तो पहला बात सर, व्हाट इज रेजोनेंस एनर्जी? अब डेफिनेशन के हिसाब से इट इज द डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन द मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर एंड द लीस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर। सो इट इज द डिफरेंस इन एनर्जी, डिफरेंस इन एनर्जी ऑफ द मोस्ट स्टेबल and the least stable structure. ये हमेशा आप ध्यान में रखना, ठीक है। ऐसे चीज़ों को, डेफिनेशन वगैरह को आपको हमेशा याद रखना चाहिए, एनी टाइम यूज करना चाहिए चीज़ों को, ठीक है। सो इट इज अ डिफरेंस ऑफ एनर्जीज बिटवीन द मोस्ट स्टेबल एंड द लीस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर। जैसे मान लेते हैं मैं कि CH3C डबल बॉन्ड O माइनस, मैंने आपको ये स्ट्रक्चर दे दी और मैंने बताया कि इस एनर्जी का, इस मॉलिक्यूल का एनर्जी लेवल E1 पे है, ठीक। तो इसको आप रेजोनेंस कर लो, करने के बाद आपका नेक्स्ट स्ट्रक्चर कैसा होगा, CH3CO माइनस डबल बॉन्ड। अब ऐसे करते ही इसका स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा बेटा, E2 बन जाएगा। अगर आपको यहाँ पर E2 बन गया तो आप ध्यान से देखो, आई थिंक दीज टू आर कंप्लीटली इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, करेक्ट, ये इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। इन दोनों के हाइब्रिड्स कैसे होंगे, इन दोनों के रेजोनेंस वाले हाइब्रिड कैसे होंगे ये तो बता दो। रेजोनेंस हाइब्रिड होगा CH3CO, इधर भी पार्शियल नेगेटिव, इधर भी पार्शियल नेगेटिव, ये बन गया। एंड मान लेता हूं बच्चों कि इसका जो एनर्जी लेवल है मैं E3 ले लेता हूं, ठीक है। ये सबसे ज्यादा स्टेबल होती है क्योंकि रेजोनेंस हाइब्रिड इज ऑलवेज द स्टेबल, मोस्ट स्टेबल हमेशा क्या होना चाहिए, ये जो मोस्ट स्टेबल है ना भैया जी, ये रेजोनेंस हाइब्रिड है, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है कि इस केस में E1 और E2 दोनों सेम एनर्जी है, दोनों सेम एनर्जी है, क्यों, इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, ये दोनों इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो ऐसे केसेस में कभी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, उल्टा इजी होनी चाहिए, क्योंकि यहां पर इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है। तो जो रेजोनेंस एनर्जी होगा, जो रेजोनेंस एनर्जी होगा वो कुछ और नहीं होगा बेटा, मॉडुलस होगा ऑफ E3 माइनस, या तो E1 लिखे, नहीं तो मॉडुलस ऑफ E3 माइनस E2 लिखे, क्योंकि E2 और E1 की वैल्यू एग्जैक्टली सेम हो जाएंगे। तो व्हाट इज रेजोनेंस एनर्जी? इट इज द डिफरेंस इन एनर्जीज बिटवीन द मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर, जो कि रेजोनेंस हाइब्रिड होता है, विथ किसका, विथ किसका भैया बताओ, विथ द लीस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर। और यहां पर क्योंकि दोनों सेम स्ट्रक्चर्स हैं इसलिए E3 माइनस E2 करो, E3 माइनस E1 करो, कुछ भी करो, आंसर सेम आनी है। क्या ये क्लियर है बच्चों? लिख लो आराम से, पूरा पूरा जबरदस्त हट के जाओ, ठीक है। अभी हम लोग कंपेयर करेंगे बच्चा, कंपैरिजन ऑफ रेजोनेंस एनर्जी, कंपैरिजन ऑफ रेजोनेंस एनर्जी। आज की टॉपिक बहुत जबरदस्त थी क्योंकि आज जो बच्चा पढ़ रहा है उसको पूरा एक चीज तो समझ में आना चाहिए कि मैंने पूरा का पूरा डिटेल्स में पढ़ा दी इस चीज, ठीक है। अभी आपको कुछ टेंशन वगैरह कभी लेना जरूरी नहीं, खाली पढ़ो बेटा, खाली पढ़ो पढ़ो पढ़ो, रिवाइज करो नोट्स को, बार बार बारम्बार करते जाओ। पहला कंडीशन हमको पता है, एरोमेटिक इज मोर स्टेबल देन नॉन एरोमेटिक इज मोर स्टेबल देन एंटी एरोमेटिक। तो सबसे ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी किसमें होंगे, एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स पे, उसके बाद किसके होंगे, नॉन एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स में, उसके बाद किसके होंगे, एंटी एरोमेटिक। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मैंने बताया कि ये भैया जी है, ये भैया जी है, और ये भैया जी है, इन तीनों मॉलिक्यूल में सबसे ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी किसमें है। मान लीजिए कि इसमें x बता दी, इसमें मैंने y बता दी, इसमें z बता दी, मैंने पूछा कंपेयर द रेजोनेंस एनर्जीज। तो ध्यान से देखो, ये मॉलिक्यूल क्या हो गया, एरोमेटिक, ये क्या हो गया, नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक तो पता चल रहा है ना, sp3 वगैरह चीज कम हो गया, सारे होना चाहिए। और यहाँ पर क्या होंगे, 2 + 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ये हो जाएगी एंटी एरोमेटिक। इनमें से सबसे ज्यादा किसके पास होगा, x।
मतलब x इज ग्रेटर देन y इज ग्रेटर देन z। क्या पहला कंडीशन पूरा क्लियर है बेटा? लिखो आराम से। दूसरी कंडीशन में बता देता हूं, आइडेंटिकल RS, आइडेंटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के पास ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। जैसे मान लीजिए मैंने कंडीशन या पेपर में आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे दे दी कि CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस, ये बता दिए क्वेश्चन, और CH2 माइनस C डबल बॉन्ड OH बता दिए क्वेश्चन। और मैंने पूछा इन दोनों में से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स या रेजोनेंस एनर्जी किसमें है? आपको क्या देखना है? ये नेगेटिव आने के बाद ये नेगेटिव आएंगे तो रेजोनेंस करके देख लो। देखो रेजोनेंस इतना कराया है ना, आपको पक्का आना ही चाहिए बेटा। ये दोनों सेम कैटेगरी के लग रहे हैं तो दीज आर इक्विवेलेंट RS। लेकिन यहाँ नेगेटिव चार्ज अगर रेजोनेंस किया तो इसके बाद जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनेगा ये O माइनस ऊपर रहेगा, करेक्ट? तो पहले कहाँ था बेटा? पहले ये कार्बन पे था, अब कहाँ पर है? ऑक्सीजन के ऊपर है, ठीक है? अब ऑक्सीजन के ऊपर है, क्या ये सेम है? नो, दे आर नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो किस में इन दोनों में ज्यादा होगा? इस केस में रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगा। क्लियर? लिख लीजिए। यही बेसिक क्वेश्चंस फंडामेंटल्स होते हैं बेटा। फंडामेंटल्स पकड़ते 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 बहुत बच्चों की फट जाती है, इस पॉइंट पे यही है। हो गए? चल आगे करते हैं। तीसरी जो कंडीशन है वो लाजवाब है। दिस इज एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। कभी कभी ये लोग ऐसे लिखते हैं दिस इज, या कभी कभी आपको लीनियर कॉन्जुगेशन वर्ड भी सुनाई दिया जा सकता है। ओके, इट कैन बी आल्सो रिटन एज लीनियर कॉन्जुगेशन। नाउ दिस एक्सटेंडेड और लीनियर कॉन्जुगेशन is greater or more having more resonance in comparison to cross conjugation। ये ध्यान में रखना है पक्का। linear is greater than cross। अगर ये सत्य बात है तो ध्यान से कुछ चीजें देख लेते हैं। कलर बता देता हूं। जैसे मान लो मैंने आपको बता दी ये वाली मॉलिक्यूल है। अब इन दोनों मॉलिक्यूल्स में से किसके पास देखो ये भी प्रायोरिटी के जैसे ही चल रहे हैं। तीसरा पॉइंट ये है किसके पास आपके पास ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी होगा। आपको क्या देखना है? क्वेश्चंस आपको कुछ नहीं देखना है, ये स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। दिस इज अ एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। लेकिन ये क्या हो रहा है, या तो ये आएगा नहीं तो ये आएगा। सो दिस इज अ क्रॉस पैटर्न। लेकिन ये एक स्ट्रेट लाइन में, सॉरी ये एक आपका स्ट्रेट लाइन लीनियर के हिसाब से जा रहा है बेटा। लेकिन यहां पर दो पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं। ये आपकी हो गई क्रॉस, तो क्रॉस से लीनियर में ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी होंगे। क्या ये क्लियर है? ऐसा क्यों है? क्योंकि देयर इज नो कंफ्यूजन। यहां पर कंफ्यूजन क्रिएट होगा, यहां पर कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा बेटा। आपको सिर्फ आराम से करनी है चीज, ठीक है? पेपर में मैं एक और एग्जांपल दे देता हूं तो आपको और थोड़ी क्लियरिटी आ जाएगी। मान ले मैं पेपर में आपको दे देता हूं ऐसे कुछ, ठीक है? ऐसे देखिए, अब ध्यान से देखो इसकी जो रेजोनेंस है कहां से कहां तक है। या तो ये लोन पे इसके साथ जाएगा, नहीं तो ये लोन पे इसके साथ जाएगा। तो दिस इज एन एग्जांपल फॉर क्रॉस कॉन्जुगेशन। लेकिन यहाँ देखो ये लोन पे इस तरफ ही जाएगा, ये यहाँ पर जाएगा, ये यहाँ पर जाएगा। मतलब ये पक्का एक स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है बेटा। तो ये क्या हो गई? लीनियर कंजुगेशन। और लीनियर कंजुगेशन हमेशा क्रॉस कंजुगेशन से ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी रखने में दम रखता है, ठीक है? तो कॉन्सेप्ट क्लियर है तो लिख लो। क्लियर? चौथी कंडीशन ये है कितने ज्यादा एटम्स रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। Resonance energy is directly proportional to number of atoms participating in resonance. Participating in resonance.
ऐसे केसेस में हम लोग क्या डिसाइड करेंगे? जैसे मान लीजिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूं, ध्यान से देखो, ये वाला क्वेश्चन है। अब इन दोनों में ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी किसके पास है? बताता हूं। ये ज्यादा रेजोनेंस है, ये यहां से यहां तक है, तो ये सिर्फ इतना स्पेस तक है बेटा, लेकिन इसमें ज्यादा देर के लिए, तो दिस विल हैव रेजोनेंस एनर्जी। अगर इसका x हो, अगर इसका रेजोनेंस एनर्जी में y मान लेता हूं, तो डेफिनेटली रेजोनेंस एनर्जी ऑफ x विल बी ग्रेटर देन द रेजोनेंस एनर्जी ऑफ y। क्लियर? तो लिख दीजिए बच्चों, यही है, कुछ आगे पीछे घुमा फिरा के यही कुछ क्वेश्चंस पूछते जाएंगे। एक और क्वेश्चन ले देता हूं। देखो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाने में कोई दिक्कत नहीं है, भले आप मैं करने से मेरा क्या रहा है, आप ही के लिए कर रहा हो बेटा, पढ़ो खाली। इन दोनों में बताओ, जल्दी से जल्दी बताओ किसमें होगा। ये स्पॉट बहुत ज्यादा तर तक है, ये सिर्फ यहां तक है, इसकी डेफिनेटली ज्यादा होगी। मोर द अमाउंट ऑफ एटम्स पार्टिसिपेटिंग इन रेजोनेंस, मोर इज द रेजोनेंस एनर्जी। क्लियर? पक्का? क्लियर? पांचवा कंडीशन, पांचवा कंडीशन है आपका द फ्राइज रूल। अब फ्राइज रूल मैंने ऑलरेडी पढ़ा दी है आपको, फिर भी मैं एक बार रिवाइज तो करवा देता हूं कि पेपर में अगर आपको पूछे कि ये एक आपका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है, ठीक है, और इसकी आपकी दूसरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ये है, इस दोनों में से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स किसमें ज्यादा है? इसमें x है रेजोनेंस एनर्जी की वैल्यू, इसमें y है आपकी रेजोनेंस एनर्जी वैल्यू। तो आपको पूछेंगे इन दोनों में से किसके पास ज्यादा होंगे। अब क्या करोगे बच्चों, ऐसे केसेस में याद रखें x की वैल्यू y से ज्यादा ही होंगे। ऐसे क्यों? क्योंकि ध्यान से देखो, यहाँ पर आपको दोनों तरफ रेजोनेंस के बेंजीन्स दिखाई दे रहे हैं। याद है, ज्यादा बेंजीनॉइड रिंग्स ज्यादा स्टेबिलिटी, तो यही है। और इस केस में आपको सिर्फ एक बेंजीनॉइड रिंग दिखाई दे रहा है, तो यहाँ मोर बेंजीनॉइड रिंग्स, मोर बेंजीनॉइड रिंग्स, जितने ज्यादा बेंजीनॉइड के रिंग्स होंगे उतनी ही ज्यादा आपकी स्टेबिलिटी बढ़ेंगे। छठा जो कंडीशन है, छठा जो कंडीशन है आपका, कुछ अजीबो गरीब है, बताता हूं। बेस्ड ऑन पीरियोडिक टेबल कंडीशंस, based on periodic table conditions। So ऐसे केसेस में हमको क्या करना है दिखाता हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन दूंगा। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH और OH डाल दी, और मैंने डाल दी CH डबल बॉन्ड CH और SH भी डाल दी, और मैंने आपको पूछा कि इन दोनों में इसकी रेजोनेंस एनर्जी की वैल्यू x है, ठीक है बच्चों, और इसकी जो रेजोनेंस एनर्जी की वैल्यू है ये मैंने आपको y बता दी। अब मैं आपको पूछ रहा हूं इन दोनों में ज्यादा किसका है। आप अभी फंस चुके हो। क्यों? क्योंकि इसमें रेजोनेंस एनर्जी, पहले बात बता देता हूं, लोन पेयर है बेटा, लोन पेयर को भूल मत जाइए, जिंदगी में हमेशा याद रखना। ये लोन पेयर डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में है, पक्का। ये भी डबल बॉन्ड लोन पेयर के सल्फर के साथ रेजोनेंस में है, ये भी पक्का। दोनों में इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग सर्किट, सब कुछ तो ठीक है। क्या करें बच्चों, अब ध्यान से सुनो। यहाँ कार्बन के साथ ये जो पाई बॉन्ड है, इस केस के पहले ये वाला केस हम लोग डिस्कस कर रहे थे, इसको मैं रोमन नंबर 1 दे देता हूँ, इस केस को मैं रोमन नंबर 2 दे देता हूँ। अब आराम से लिख लो पहले, लिख लिया। अब सुनो ध्यान से, मैं आराम से डिस्कस करता हूँ, चीजों को ध्यान से देखो। तो क्या है कि रोमन नंबर 1 के केस में 2p एक ऑर्बिटल है, ये कार्बन का है, और दूसरा है ऑक्सीजन का, ये भी 2p है। इन दोनों में जो पाई बॉन्ड बनेगा वो सिमिलर साइजेस के होंगे, लेकिन जब आप दूसरे रोमन नंबर के केस में देख रहे हो, कहा था वहां सल्फर था बेटा, तो वहां रेजोनेंस होगा या नहीं होगा, लेकिन ये तो बड़ा हो जाएगा, इसको थोड़ा टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी बेटा। ये सल्फर की थी, ये कार्बन की थी,
सो दिस इज अ 2p सिस्टम, दिस इज अ 3p सिस्टम। ऐसे केसेस में डिसिमिलर साइजेस होंगे। और हम सबको पता है कि अगर पाई बॉन्ड बनाना है, अगर पाई बॉन्ड बनाना है या कुछ भी बनाना है, हमेशा सिमिलर रेंज के सिस्टम्स ज्यादा बेटर होते हैं। तो हमेशा याद रखिए कि ऐसे केसेस में सिमिलर साइजेस ज्यादा प्रेफरेंशियल होते हैं इन कंपैरिजन टू डिसिमिलर साइजेस। क्या ये बच्चों का क्लियर हुआ? तो रेजोनेंस एनर्जी किस में ज्यादा होगा? नंबर 1 में ज्यादा होगा। मतलब इस क्वेश्चन में x की वैल्यू y से ज्यादा होंगे। पूरा क्लियर? पूरा क्लियर है बच्चों? तो लिख लो आराम से। आई थिंक यू आर completely now getting what has happened, what is not. लास्ट वाला मैं एक दिखा देता हूँ। दिस इज साइज डिफरेंस। ये कंडीशन है डाउन द ग्रुप क्वेश्चंस के लिए। डाउन द ग्रुप, जैसे ऑक्सीजन के साथ सल्फर डाउन द ग्रुप में ही ये क्वेश्चंस हम लोगों ने टैकल किए। लेकिन अगर सिमिलर पीरियड में हो तो कैसे टैकल करेंगे, वो अंतिम वाला हो गया। चलिए अंतिम और एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए CH2 डबल बॉन्ड CH, इधर NH2 डाल दी मैंने, CH2 डबल बॉन्ड CH मैंने OH डाल दी, और CH2 डबल बॉन्ड CHF डाल दी। अब केस ऐसा है बेटा कि इसमें भी लोन पेयर है, इसमें भले 2 लोन पेयर है, और इसमें तो भले भाई 3 लोन पेयर है। क्या करे या ना करे, कैसे मुश्किल है, कैसे करेंगे सॉल्व, बोलो। बात यह है कि अगर आप इसमें रेजोनेंस कर भी दो, कर दो आराम से, रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाओ इसका। इन तीनों केसेस में हम इनके स्ट्रक्चर्स बनाएंगे अभी, ठीक है। करने के बाद इसके जो रेजोनेटिंग के स्ट्रक्चर्स होंगे, CH2 माइनस आ जाएगा, इधर CH डबल बॉन्ड NH2 प्लस आ जाएगा, ठीक है। इस केस में इसके लिए कैसे होंगे, CH2 माइनस आ जाएगा, CH डबल बॉन्ड OH प्लस हो जाएगा। और इस केस में कैसे होगा, CH2 माइनस सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड F के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब मुझे बताओ, रेजोनेंस करने के बाद ये टुकड़ा तीनों में सेम है, करेक्ट? ध्यान से दिखाता हूं, यहां से ये वाला सेक्शन, ये वाला सेक्शन और ये वाला सेक्शन कंप्लीटली सेम है तीनों स्ट्रक्चर्स में। ये फर्स्ट केस बोलो NH2 के केस में, या सेकंड केस बोलो, या थर्ड ही केस क्यों ना बोलो, तीनों में सेम है। तो सर इसको सॉल्व कैसे करेंगे? करता हूं बेटा। नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव, फ्लोरीन के ऊपर पॉजिटिव। हम सबको पता है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट शुड हैव पॉजिटिव चार्ज एंड लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट शुड हैव नेगेटिव। मैंने उल्टा लिख दिया, उल्टा लिख दिया। More electronegative element should have negative charge, less electronegative element should have positive charge। अब बताओ, अब मुझे ही बताओ तुम कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा किसकी है? सबसे ज्यादा किसकी है? सबसे ज्यादा फ्लोरीन की है। तो इसके ऊपर नेगेटिव बेटर है, इसके ऊपर पॉजिटिव बेटर है। तो कौन सा बेस्ट होगा? क्या फ्लोरीन के ऊपर, क्या फ्लोरीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज अच्छा होगा? नहीं, इसमें भी खराब, इसमें थोड़ा बेटर है। तो इन तीनों में से स्ट्रक्चर 1 में सबसे रेजोनेंस एनर्जी, फिर नंबर 2, फिर नंबर 3। क्या सारे बच्चों का क्लियर हुआ? तो इफ यू आर क्लियर, आई एम वेरी थैंकफुल कि आपने बहुत ज़्यादा डिटेल से पढ़ ली। आई एम वेरी हैप्पी, पूरा डिटेल से पढ़ा। आई रियली लाइक्ड द वे ऑफ, आई हैव अप्रिशिएटेड यू टुडे कंप्लीटली, क्योंकि आपने बहुत देर तक ये वीडियो देखी है अंत तक। तब तक के लिए मैं ज़्यादा देर नहीं करूँगा, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वीडियो देर हो चुकी है। अगले क्लास से हम लोग हाइपर कंजुगेशन स्टार्ट करेंगे बच्चों, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होती है, ठीक है। तब तक के लिए डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कीप रॉकिंग विद बॉन्ड विद टॉम। थैंक यू।